तो कहानी शुरू होती है मिजरी से, जो कि हमारी नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है। अब जितना अजीब मिजरी का नाम है, उतनी ही अजीब मिजरी खुद है, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। वो इंसानों के बीच रह रही है, एक टेक कंपनी में काम करती है और प्रिटेंड करती है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। लेकिन उसका ये कवर जल्द ही ब्लो हो जाता है जब वानिया, जो कि उसके पिता का हेड गार्ड है, वो अचानक प्रकट होता है। वानिया के आने से मिजरी के कोवर्कर्स बौखला जाते हैं और वानिया जिद करता है कि मिजरी को घर लौटना होगा। ऐसे में मिजरी को स्कॉट किया जाता है द नेस्ट की तरफ। अब द नेस्ट क्या है? वेल, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो वैम्पायर कम्युनिटी का घर है और जहां मिजरी का परिवार पीढ़ियों से राज कर रहा है। हेनरी को मिजरी का इंसान बनकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उसे इन्फॉर्म करता है कि एक नया चुना गया ह्यूमन गवर्नर कोलैटरल प्रोग्राम को खत्म करने का प्लान बना रहा है। अब ये कोलैटरल प्रोग्राम क्या है? वेल, ये एक शांति की पहल थी जिसमें वैम्पायर्स, ह्यूमंस और वेयरवुल्फ, जिन्हें हम वेयर्स कहेंगे थ्रू आउट द वीडियो, उनके बच्चों को आपस में एक्सचेंज किया जाता है ताकि हार्मनी बनी रहे। मिजरी खुद भी एक कोलैटरल रह चुकी है, मतलब इंसान से एक्सचेंज करी गई थी, इसीलिए वो इंसानों के बीच पली बढ़ी और इस एक्सपीरियंस ने उसे अपनी ही जाति से अलग थलग कर दिया था। तभी तो मिजरी के अंदर अपने पिता के लिए गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि हेनरी ने हमेशा अपनी कम्युनिटी को अपने बच्चों से ऊपर रखा। द नेस्ट में रहने के बजाय मिजरी चुपके से वापस ह्यूमन वर्ल्ड में भाग जाती है, जहां उसे ज्यादा एक्सेप्टेड फील होता है। उधर हेनरी को चिंता सता रही है कि ह्यूमंस और वेयरवुल्व्स के बीच बढ़ती नजदीकियां आउटनंबर्ड वैम्पायर्स के लिए खतरा बन सकती है। इसका तोड़ निकालने के लिए वो सिंबलिक 1 साल की शादी का प्रस्ताव रखता है, मतलब एक वैम्पायर और नए चुने गए वेयरवुल्फ अल्फा के बीच। एक ऐसा वेयर अल्फा जो शांति चाहता है। इनफैक्ट हेनरी चाहता है कि मिजरी वो ब्राइड बने, मतलब वेयर अल्फा से उसकी शादी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मिजरी साफ मना कर देती है, स्पेसिफिकली तब तक जब तक हेनरी उस अल्फा का नाम रिवील नहीं करता। लेकिन यहाँ मिजरी की थोड़ी कुछ चलने वाली थी। अब हम आते हैं नोवेल के प्रोलॉग सेक्शन पे, जो सीधा मैरिज सीन से शुरू होता है। बेसिकली वैम्पायर्स और वेयर्स के बीच की जंग अब खत्म होने के करीब है और इसकी निशानी है ये सेरेमोनियल शादी। यहाँ मिजरी, जो कि वैम्पायर ब्राइड है, वो अभी तक अपने होने वाले दुल्हे से मिली भी नहीं है। जब वो तैयार हो रही होती है तो उसका स्टाइलिस्ट उसके पल्स पॉइंट्स पे ग्रीन टिंट लगाता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वेयर्स जो होते हैं वो रंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हरे रंग की तरफ। मिजरी का स्नाकी भाई ओवेन उसका मजाक उड़ाता है, सेइंग कि हो सकता है वेयर्स मिजरी को समाप्त कर डाले। ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि ओवेन बचपन में हमेशा मिजरी को प्रोटेक्ट करने का वादा करता था, लेकिन अब उसके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। आगे मिजरी के पिता काउंसिलमैन हेनरी लार्क आते हैं और उसे मुस्कुराने का ऑर्डर देते हैं। मिजरी अपने कोलैटरल पोस्ट को याद करते हुए आने वाले कल के लिए खुद को तैयार करती है और अपने बेस्ट फ्रेंड सेरेना के अचानक गायब होने का चुपके से मातम मनाती है। खैर, सेरेमनी में मिजरी आखिरकार अपने ग्रूम से मिलती है। वो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग और पावरफुल बंदा था और उसकी आंखें पेल ग्रीन कलर की थी। जैसे ही वो मिजरी की सेंट इनहेल करता है, हवा में एक अजीब सा डेंजरस टेंशन भर जाता है। मिजरी लड़खड़ाती है और वो उसे पकड़ लेती है और यहाँ ऐसा लग रहा था मानो वो मिजरी को अभी मार डालेगा। मिजरी उसके खून की तेज गंध से ओवरवेल्म्ड हो जाती है, जबकि आसपास खड़े लोग एक फाइट के लिए तैयार दिखते हैं। वो उसके कान में फुसफुसाता है, सवाल करता है कि उसकी स्मेल ऐसी क्यों है। एंड देन एक बहुत ही चार्ज्ड मोमेंट के बाद सेरेमनी फाइनली आगे बढ़ती है। तो सेरेमनी के बाद मिजरी भीड़ से खिसक लेती है, थोड़ा अकेले वक्त बिताने के लिए। जल्दी ह्यूमन गवर्नर डेवनपोर्ट उसके पास आता है और अजीब तरह से उसके नाम के ओरिजिन के बारे में पूछता है। वैम्पायर कस्टम्स के बारे में डेवनपोर्ट के इग्नोरेंस मिजरी को सेरेना के बचपन की उस निराशा की याद दिलाती है जब मिजरी ने वैम्पायर्स के बारे में कई रोमांटिसाइज्ड मिथ्स को झुटलाया था। खैर, डेवनपोर्ट यहाँ एक बहुत बड़ी बात रिवील करता है, दैट वाज कि जैसे वैम्पायर्स की तरफ से मिजरी आई है एज कोलैटरल, वैसे ही वेयर्स की तरफ से भी कोई कोलैटरल गई है टू लिव विद वैम्पायर्स, और कोई नहीं बल्कि मिजरी के करंट हस्बैंड लोए मोरलैंड की मेट है। ये खबर सुन के मिजरी काफी बेचैन हो जाती है और उसके मन में कई थॉट्स आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोवे और उसके एडवाइजर्स को सेंट रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस करते सुनती है, जिससे उसे लगता है कि लोवे उसे रिपल्सिव यानी बेकार समझता है। टेंशन तब बढ़ जाती है जब एक वैम्पायर और एक वेयर बच्चे के बीच झगड़ा हो जाता है। उनके पेरेंट्स भी आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन लोवे बीच में आकर शांति से सिचुएशन को संभाल लेता है। बाद में एक शांत कोने में वो मिजरी की प्रेजेंस सेंस कर लेता है और उसे पुकारता है, जिसके बाद उनका एक ऑकवर्ड सा फर्स्ट डांस होता है। मिजरी उसके खून की स्ट्रॉन्ग सेंट की तरफ खींची चली जाती है, जबकि लोवे की आंखों की पुतलियां उसे देखते हुए फैल जाती हैं, मतलब प्यूपिल्स का डायलेट होना। लोवे मिजरी से सीधा पूछता है कि क्या उसके पिता उससे नफरत करते हैं। ये इसलिए क्योंकि लोवे के लिए मिजरी का स्टेटस समझना जरूरी है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। वो रिवील करता है कि उसे मिजरी के ह्यूमन कोलैटरल होने और उस पर हुए पास्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट्स के बारे में पता है, और ये जानकर मिजरी काइंड ऑफ स्टंट रह जाती है। तभी अचानक एक वेटर के भेस में एक आदमी मिजरी को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन लोवे उस खंजर को मिजरी के गले के कुछ इंचेस दूर ही रोक लेता है। ऐसे में लोवे इंजर्ड होता है, उसके शरीर से हरा महकता हुआ खून बहने लगता है। वो मिजरी
से कहता है कि अगले 1 साल तक उन्हें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए और वहां से चला जाता है। खैर आगे हम जान पाते हैं कि मिज़री खुद को धूप से बचाने के लिए क्लोजेट में सोती है, लेकिन एक दिन आफ्टरनून में उसे एना जगाती है जो कि लोवे की अनाथ बहन है। एना अपनी करंट गार्डियन जूनो के बारे में कंप्लेन करती है जो एक सख्त और चिड़चिड़ी वेयर है। मिज़री जूनो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जूनो मिज़री को उससे दूर रहने की चेतावनी देती है। तभी मिज़री को बेड के नीचे सेरेना की बिल्ली दिखती है जिससे वो हैरान हो जाती है। वैम्पायर्स यूजुअली जानवरों से दूर रहते हैं, लेकिन सेरेना के गायब होने के बाद मिज़री को उस बिल्ली की देखभाल करने की स्ट्रॉन्ग जरूरत महसूस हुई थी। अथॉरिटीज सेरेना को ढूंढने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे, खास करके तब जब मिज़री ने एडमिट किया कि सेरेना के गायब होने से पहले उनके बीच लड़ाई हुई थी। अपना सामान सॉर्ट करते हुए मिज़री को उनके शेयर्ड सीक्रेट लैंग्वेज में एक छुपा हुआ क्लू मिलता है। बेसिकली सेरेना के प्लानर में लिखा था L.E. मोरलैंड। इसी वजह से उसने लोवे मोरलैंड से शादी की थी, मतलब ताकि वो सेरेना के बारे में और जान सके, वो कहां गायब हुई है और इससे मोरलैंड का क्या संबंध है। टॉकिंग अबाउट लोवे, वेल उसका लेक साइड घर बहुत खूबसूरत है, धूप से भरा हुआ है और सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल है। मिज़री वेयर्स से भी वैसी ही दुश्मनी एक्सपेक्ट करती है जैसी उसे ह्यूमन से मिली थी, लेकिन वेयर्स अलग है। उसका पहला वेयर एक्विंटेंस एलेक्स उसके आसपास नर्वस रहता है और मिज़री उसे चिढ़ाती रहती है, सेइंग कि मुझे खून पीने की जरूरत है, इंप्लाइंग कि वो उसका शिकार बनाएगी। मतलब ये बस एक जोक है। अब एलेक्स और मिज़री आगे बॉन्ड करते हैं क्योंकि एलेक्स थोड़ा टेक गाय था इन वेयरवुल्फ कम्युनिटी और हम जानते हैं कि मिज़री भी ह्यूमंस के साथ टेक इंडस्ट्री में ही काम करती थी। तो हाँ, एक तरह से दोनों कोडर्स हुए और इसी कॉन्वर्सेशन से दोनों बॉन्ड करते हैं। खैर एलेक्स मिज़री के साथ वेयर हायरार्की और लोवे के इन्फ्लुएंस के बारे में इनसाइट्स शेयर करता है। बदले में मिज़री इस मिथ को झुठलाती है कि वैम्पायर शमगादड़ में बदल सकते हैं, मतलब नहीं बदल सकते हैं, यही बात वो बताती है। वो सेरेना के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। बाद में मिज़री इंटरनेट पे लोवे के बारे में थोड़ा और सर्च करती है और उसे वहां कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक चीज उसके हाथ लगती है और वो ये कि लोवे उस डिप्लोमेटिक इवेंट में एक्सपेक्टेड था जिसमें सेरेना गायब होने वाली रात गई थी। खैर आगे मैक्स नाम का एक वेयर मिज़री को कन्फ्रंट करता है, सेइंग कि कैसे लोवे दुश्मनों से अलायंस कर रहा है और इसके बाद मैक्स मिज़री पे काइंड ऑफ हमला कर देता है। मिज़री अपना बचाव करती है, लेकिन लोवे अचानक से कहीं से प्रकट होता है और मिज़री को दीवार से पिन कर देता है। लोवे पहले यह सुनिश्चित करता है कि मैक्स ठीक है, जबकि दूसरे वेयर्स मिज़री के ऊपर मैक्स पर अटैक करने का इल्जाम लगाते हैं। लोवे यहाँ मिज़री को अपने ऑफिस में ले जाता है एंड देन वो मिज़री से पूछता है कि आखिर वहां हुआ क्या था। अब जैसे ही मिज़री सब एक्सप्लेन करने वाली होती है, जूनो वहां आती है और वो मिज़री पे झूठा इल्जाम लगाती है, सेइंग कि मिज़री लॉयल्स के साथ काम कर रही है। मिज़री को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है और वो अपनी बेगुनाही पे अड़ी रहती है। जब जूनो चली जाती है तो मिज़री और लोवे के बीच कमरे में एक तनाव भरी शांति छा जाती है। टेंशन तोड़ने की कोशिश में मिज़री सरकास्टिकली अपने लैक ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस का जिक्र करती है और कन्फेस करती है कि उसे एना कितनी पसंद है। लोवे बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं था और इसीलिए वो मिज़री को बिहेव करने को कहता है। ना चाहते हुए मिज़री उसके अल्फा पावर का वजन महसूस करती है और एक पल के लिए उसकी बात मानना भी चाहती है। जाते वक्त वो लोवे को उसका सेंट इनहेल करते हुए देखती है, जहां लोवे के एक्सप्रेशंस अजीब थे। इस घटना के बाद मिज़री को हमेशा स्कॉट किया जाता है और उस पर कड़ी नजर रखी जाती है, जिससे उसे लोवे के साथ अकेले बहुत कम वक्त मिलता है। मिक नाम का एक बुजुर्ग वेयर गार्ड ही इकलौता था जो मिज़री की तरफ काइंडनेस दिखाता था। वैसे मिज़री यहाँ अपने भाई ओवेन को कॉल किया करती थी, जिसे मिक ओवरसी करता था। इस कॉल पे ओवेन और मिज़री वैम्पायर लैंग्वेज में बात करते थे और कहीं ना कहीं इससे मिज़री ओवेन के प्रति नई क्लोजनेस फील कर पा रही थी। अब कॉल्स के थ्रू ही ओवेन मिज़री को इन्फॉर्म कर देता है कि उसे सेरेना के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। खैर आगे एना मिज़री को सरप्राइज करती है। कैसे? वेल छत से खिड़की के रास्ते उसके कमरे में आके एना यहाँ मिज़री का नाम गलत प्रोनाउंस करती है और उसके कंप्यूटर पे खेलने के लिए पूछती है। मिज़री भी एना के लिए गेम कोड कर देती है ताकि एना खेल सके एंड मिज़री वाज सरप्राइज्ड क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एना की कंपनी अच्छी लग रही थी। इसी वल्नरेबल मोमेंट में मिज़री एना के सामने सेरेना के गायब होने वाली बात रिवील कर देती है। ये सुन के एना सजेस्ट करती है कि शायद उसका भाई लोवे मिज़री की हेल्प कर सकता है। अब एना यहाँ रिवील करती है कि लोवे को इंसोम्निया है, जिस वजह से वो रात को सो नहीं पाता। इनफैक्ट फिलहाल वो लॉयल से कुछ इश्यूज को डिस्कस करने बाहर गया हुआ है। अब जैसे ही मिज़री को पता लगता है कि लोवे फिलहाल अपने कमरे में नहीं है, तो वो एक हेयर पिन की मदद से लोवे के कमरे में घुस जाती है, मतलब लॉक को खोल के। यहाँ मिज़री को इंट्रिकेट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स दिखती हैं, साथ ही यहाँ मिज़री को अपने चेहरे का एक स्केच भी दिखता है। इससे मिज़री थोड़ा अनसेटल होती है, लेकिन छानबीन के बाद वो चुपचाप यहाँ से निकल लेती है और मिज़री के यहाँ ज्यादा कुछ लगता नहीं। अब अगले दिन मिज़री अपनी खिड़की से एक बारबेक्यू देखती है। देन वो लोवे को देख के इस बात के लिए मन ही मन उसे अप्रिशिएट करती है कि कैसे लोवे अपने पैक के साथ नेचुरली वे में इजीली इंटरैक्ट करता है। तभी मिज़री का ध्यान मैक्स पे जाता है जो कि एना को जंगल में ले जा रहा था। ये देख मिज़री से रहा नहीं जाता और धूप होने के बावजूद मिज़री इनके पीछे नंगे पांव जाती है। वो मैक्स को कन्फ्रंट करती है और जब मैक्स एना को नीचे रखने से मना कर देता है तो मिज़री उस पर हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले मिज़री कोई अटैक लैंड कर पाती, उस जगह पे वेयर्स आके उसे घेर लेते हैं। यहाँ से राइटिंग शिफ्ट होती है
में हम समझ पाते हैं कि दरअसल वेयर्स ने मैक्स के लिए ये काइंड ऑफ एक ट्रैप बनाया था जो कि मिजरी के बीच में आने से खराब हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्लान्ड बेट था जिसमें उनका प्लान मैक्स के साथियों को पकड़ने का था, लेकिन एना को बचाने के चक्कर में मिजरी बीच में आ गई और सारा प्लान खराब हो गया। अब मैक्स यहाँ ये नहीं बताता कि उसे किडनैप करने के लिए किसने भेजा था। इनफैक्ट मैक्स लोए से कहता है कि लोए असली अल्फा नहीं है। ये सब लोग मैक्स से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मिजरी इंटरवीन करती है। वो मैक्स को थ्रॉल में डालकर हिप्नोटाइज करने का ऑफर देती है। जब लोए पूछता है कि वो क्यों मदद करेगी तो मिजरी कहती है कि उसे एना की परवाह है। लोए मिजरी को थ्रॉल यूज करने देता है, लेकिन इससे पहले कि मैक्स को इन्फॉर्मेशन दे, लोए मिजरी को कमरे से जाने को कहता है। मिक मिजरी को बताता है कि लोए को पता है कि मैक्स ने कॉरिडोर में पहले उस पर अटैक किया था। लोए ने यह बात इसलिए नहीं बताई ताकि मैक्स को लगे कि वो फिर से ये हरकत करने के लिए फ्री है। मतलब मैक्स को किसी पे शक नहीं है, तभी तो वो लोग मैक्स को ट्रैप करेंगे। एनीवेज, तो जब सब मैक्स को हैंडल करने में बिजी होते हैं तो मिजरी लोए के ऑफिस और कंप्यूटर में ब्रेक इन करती है। लेकिन इससे पहले मिजरी को कुछ काम की इन्फो मिलती, वहां एक वुल्फ आ जाता है जो कि मिजरी पे गुर्रा रहा था। ये एक्चुअली लोए का सेकंड इन कमांड गाय था जिसका नाम था कैल, और वही मतलब वेयरवुल्फ बना हुआ था। और तभी लोए वहां के कैल को काम डाउन करने कहता है। एक्चुअली लोए को पहले से पता था कि मिजरी जरूर उसके कंप्यूटर वगैरह के साथ छेड़छाड़ करेगी, क्योंकि पिछली बार जब मिजरी लोए के कमरे में आई थी तो वो जो कुछ भी टच करी थी सब पे उसका सेंट रह गया था, जिससे लोए को मिजरी की हरकतों का आइडिया लग गया था। लोए यहाँ एलेक्स को बुलाता है ये पता लगवाने की आखिर मिजरी लोए के कंप्यूटर में क्या चेक कर रही थी। एलेक्स रिवील करता है कि मिजरी कंप्यूटर पे सीरीन पेरिस का नाम सर्च करी है, देन एक न्यूज़पेपर का नाम भी सर्च करी है। इस पॉइंट पे लोए मिजरी पे डर को स्मेल कर पाता है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि शायद लोए सरीन नाम से वाकिफ नहीं था। लोए मिजरी को डराता है कि अगर वो ईमानदार नहीं हुई तो वो पैक्ट तोड़ देगा और उसे मार डालेगा। इसी दौरान जब लोए मिजरी की तरफ झुकता है तो ना चाहते हुए भी मिजरी उसकी खून से अट्रैक्ट होती है। आगे मिजरी लोए को सरीना के बारे में बताती है और कैसे उसने सरीना को ढूंढने के लिए शादी के लिए हाँ की थी। तभी इन्हें एना इंटरप्ट करती है जो एक बेड टाइम स्टोरी चाहती थी। लोए यहाँ एना को लिलियाना ईस्टर मूरलैंड कहता है और इस पॉइंट पे मिजरी को एहसास होता है कि सरीना के प्लानर में नाम शायद एना का था, लोए का नहीं। खैर, तो आगे लोए और मिजरी ये डिस्कस करते हैं कि आखिर सरीना क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी। यहाँ लोए मिजरी पे भरोसा करने का फैसला करता है। वो बताता है कि एना हाफ वेयर और हाफ ह्यूमन है, जो कि इम्पॉसिबल माना जाता है। लोए ये भी बताता है कि पुराना अल्फा रॉस्को एक्चुअली में लोए की माँ और बाकियों को इंजर किया था। ना ये रॉस्को वाली इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि लोए का शक था कि रॉस्को का सेकंड इन कमांड और उसके दोस्त ही लोए की टेरिटरी में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वैसे लोए को अपने सेकंड्स और अपने दोस्तों पे शक नहीं है क्योंकि लोए सभी की फीलिंग्स में चेंज को स्मेल कर सकता है। अब इसके बाद लोए मिजरी और एलेक्स को वेयर टेक्नोलॉजी का पूरा एक्सेस देता है ताकि ये दोनों लोए की मदद कर सके। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इस कॉन्वर्सेशन के दौरान मिजरी पीनट बटर खाती है, विच वाज सरप्राइजिंग फॉर लोए। क्यों? क्योंकि मिथ्स के हिसाब से वैम्पायर सिर्फ खून पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एनीवेज, तो आगे मिजरी जूनो से मिलती है और जूनो काफी सॉरी फील करती है मिजरी को गलत समझने के लिए। वो बताती है कि लोए बेचारा तो कभी अपनी लाइफ जी ही नहीं पाया, उसको मजबूरी में पुराने अल्फा को टाइम से पहले ही चैलेंज करना पड़ा। यहाँ मिजरी उसे गैबी के बारे में पूछती है। गैबी वही जो कि कोलैटरल है और सपोजेडली लोवे की मेट है। ये सुन के जूनो एकदम कंफ्यूज हो जाती है, मतलब गैबी तो मेट नहीं है, ऐसा फीलिंग था। और यहाँ भी उसके दिमाग में घंटी बजती है कि क्या गैबी सच में लोए की मेट है या नहीं है, मतलब डेवनपोर्ट झूठ बोला था। इसके बारे में हमें आगे और भी पता चल ही जाएगा। खैर, कहानी आगे बढ़ के फुल मून से 3 रात पहले की आती है जब मिक मिजरी से कहता है कि घर से बाहर कदम मत रखना, क्योंकि ऑफ कोर्स फुल मून के समय वेयरवुल्व्स कन्वर्ट होते हैं जो कि मिजरी के लिए खतरनाक हो सकता है। ना फुल मून वाली रात एना मिजरी से मिलने आती है और एना यहाँ उदास होती है क्योंकि लोवे वहां नहीं है और वो बाकी लोगों के साथ शिफ्ट भी नहीं कर सकती। मिजरी उसको बेटर फील कराती है, देन मिजरी अपने तकिए के नीचे चाकू रख के सोती है ताकि वो खुद को और एना को प्रोटेक्ट कर सके। खैर, तो कुछ समय बाद लोए रिटर्न करता है और वो मिजरी को जगाता है। लोए बताता है कि वो ह्यूमंस और मिजरी के पिता से मिलने गया था और यहाँ बहस छिड़ जाती है कि एना यूनिटी का सिंबल बनेगी या फिर खतरा। इसी बीच लोए मिजरी से प्राइवेटली कहता है कि अगली बार मिजरी को शार्पन नाइफ ढूंढना चाहिए। अब अगले कुछ दिनों में पैक का बिहेवियर मिजरी के लिए एकदम पॉजिटिव हो जाता है और देखा जाए तो वैम्पायर के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। आगे मिजरी अपने पहले पैक डिनर पे होती है जहां वो खाने का नाटक कर रही होती है। तभी एना को पता चलता है कि मिजरी को अपना बर्थडे ही नहीं पता। बस एना जिद पकड़ लेती है कि ये लोग वीकेंड पे पार्टी करेंगे। मिजरी ये भी सुनती है कि मिक और लोवे बहस कर रहे हैं क्योंकि लोवे अकेले एमरी से मिलने जा रहा है। ये एमरी वही पुराने अल्फा की बीवी है और इनको लगता है कि सारे दंगों के पीछे इसी का हाथ है, मतलब उन्हीं लोगों का। उन्हीं को लॉयल्स भी कह रहे हैं हम लोग यहाँ। उसी रात मिजरी सीधा लोवे को सरप्राइज करती है छत पे, यानी उस जगह पे जाके जहाँ लोवे अकेला रहता है। वो लोवे से कहती है कि लोवे उसे भी एमरी से मिलने लेके साथ चले ताकि मिजरी वहाँ कंप्यूटर सर्विलेंस सेट कर पाएगी। यहाँ लोवे मिजरी से कन्फेस करता है कि उसे इंसोम्निया है, यानी वो सो नहीं पाता है। इस पॉइंट पे लोवे मिजरी को काफी कुछ बताने लगता है, लाइक एना को पालने के बारे में, देन कैसे वो ज्यूरिक में आर्किटेक्ट था लेकिन उसे अपना करियर अचानक छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे पैक की
जिम्मेदारी लेनी थी। पैक की जिम्मेदारी इसलिए लेनी पड़ गई अर्ली क्योंकि पुराना जो अल्फा था वो कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो गया था। लोए यहाँ अपने पैक के बारे में बात करते हुए मिक का जिक्र करता है जिसका मेट और बेटा मर गया था। लोए कहता है कि मिक से हमेशा दुख की स्मेल आती है। बातों बातों में लोए यहाँ मिजरी से कहता है कि मिजरी अपने फैंग्स यानी वैम्पायर वाले दांत होते हैं ना, उसे छुपाना बंद कर दे। मिजरी को खुशी होती है कि कम से कम उसे लोए के सामने तो प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा। वो बताती है कि सरीना के गायब होने से पहले उसका और सरीना का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सरीना चाहती थी कि मिजरी अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियसली ले और कुछ और चीजों की भी परवाह करे क्योंकि मिजरी अपनी लाइफ अकेले सरीना के लिए ही जी रही थी। एनीवेज कुछ देर बाद मिजरी लोए से पूछती है कि ये मेट क्या होता है क्योंकि याद है ना, उसको अभी भी लगता है कि गैबी ही उसकी मेट है। लोए कहता है हर कपल मेट्स नहीं होते और मेट बनने से प्राणी बायोलॉजिकली बदल जाते हैं। जो वेयर बाइट वो शेयर करते हैं वो इंपॉर्टेंट है और कभी कभी फीलिंग्स दोनों तरफ से सेम नहीं होती। अब ये सुनकर मिजी सोचती है कि शायद लोवे की जो मेट गैबी है वो उसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो डिसाइड करती है कि उसे लोवे के लिए वहां होना चाहिए और उसके ट्रिप के साथ जाने का ऑफर देती है। लोवे कहता है कि अगर तुम साथ आओगी तो शक दूर करने के लिए तुम्हें मार्क करना पड़ेगा। बस फिर क्या था, लोए और मिजरी अगले दिन प्राइवेट प्लेन में कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ते हैं। लोए कहता है कि मिजरी से उसकी स्मेल आनी चाहिए ताकि बाकी वेयर्स को यकीन हो जाए कि वो उसके साथ है। जब प्लेन लैंड होता है तो लोए मिजरी से परमिशन मांगता है। किस चीज की परमिशन? वेल, मार्किंग रिचुअल करने के लिए। बेसिकली लोए यहाँ धीरे धीरे मिजरी के पल्स पॉइंट्स पे किस करता है, देन दांत लगाता है वगैरह वगैरह, इंटीमेट होता है बेसिकली। मिजरी अपने सेंट के लिए सॉरी बोलती है पर लोए यहाँ कन्फेस करता है कि उसको तो वही पसंद है। और ये जो इंटीमेट मोमेंट होता है ना मार्किंग का, इससे दोनों और करीब आ जाते हैं। इसके बाद वो प्लेन के बाहर अपने होस्ट से मिलते हैं और उन्हें एमरी के घर ले जाया जाता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो एमरी का बिहेवियर तो अच्छा होता है पर गार्ड्स फुल टेंस मोड में थे। देन यहाँ पे एक ऑकवर्ड सा डिनर होने लगता है और पूरे डिनर के टाइम लोवे मिजरी पे हाथ रखे रहता है। बाद में अपने कमरे में मिजरी बग्स चेक करती है ताकि इन्हें किसी भी तरह से ट्रैक नहीं किया जा रहा हो। यहाँ लोवे इंसिस्ट करता है कि मिजरी उसके सामने फीड करे, मतलब कि खून पिए, और जब मिजरी ऐसा करती है तो वो देखता रह जाता है कि ब्लड बैग से फीड करने के बाद मिजरी कितनी फ्लश्ड और जिंदा लग रही है। मिजरी भी नोटिस करती है कि अब वो लोए को ज्यादा क्लियरली स्मेल कर सकती है। मिजरी को उनकी पुरानी बातें याद आती है और सोचती है कि लोए जिसे भी चुनता है वो उसके साथ होकर खुश क्यों नहीं होगा। लोए से कहता है कि उसकी मेट उसे जितना भी अटेंशन दे वो उतने में ही खुश रहेगा, पर वो अपने मेट से कभी कुछ लेगा नहीं, खास करके उसकी आजादी, क्योंकि बहुत लोगों ने उससे वही छीना है। मिजरी को समझ नहीं आता कि लोए उसके बारे में ही बात कर रहा था, गैबी के बारे में नहीं। अब वो सब लोए कहता है कि वो सो नहीं पाएगा तो मिजरी हेल्प ऑफर करती है। वो उसके बालों में उंगलियां फेरने लगती है और उसे रिलैक्स फील करवाती है, जिससे थोड़ी देर में लोए एक्चुअली में सो जाता है। खैर तो अगले दिन लोए मिजरी को शाम का प्लान बताता है। कोएन, एक फैमिली फ्रेंड, उन्हें टाइम देगा एमरी के ऑफिस में डिवाइस प्लांट करने के लिए। लोए का दोस्त कोएन मिजरी को वेलकम करके सरप्राइज कर देता है, पर बंदा थोड़ा ओपिनियनेटेड और मुंहफट टाइप का इंसान था। डिनर पे लोए रिवील करता है कि वो नए ह्यूमन गवर्नर से मिल रहा है और एक अलायंस बन रही है। इसी बात पे यानी कि अलायंस को लेके उसके और एमरी के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि एमरी का मानना था कि ये मरे हुए वेयर्स की यादों का डिसरिस्पेक्ट है। कोएन, जिसकी जमीन ह्यूमंस के बॉर्डर पे है, वो कहता है कि उसे कोई चिंता नहीं है। जब वैम्पायर्स के बारे में कुछ गलत कहा जाता है तो लोए मिजरी से पूछता है कि तुम्हें फीड करना है क्या। ये उनके जाने का सिग्नल होता है, क्योंकि मिजरी के फीड करने से बाकी वेयर्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मतलब उनको अब जाना होगा। लोए इंप्रेस हो जाता है मिजरी की स्किल देखकर जब वो हेयर पिन से एमरी का ऑफिस लॉक तोड़ देती है। लोए मिजरी की सेंट छुपाता है और तब तक वो एमरी का कंप्यूटर बग करती है। सॉफ्टवेयर रन हो ही रहा होता है कि गार्ड्स के आने की आवाज आती है। ऐसे में मिजरी कहती है कि हमें किस करना पड़ेगा और लोए इंसिस्ट करता है कि वो एक्चुअली उससे फीड करे, मतलब मिजरी लोए से फीड करे, उसकी खून को पिए। वैसे मिजरी ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा किया नहीं था, पर लोए वाज लाइक कि गार्ड्स को स्मेल आ जाएगी अगर तुम ऐसा नहीं करती हो। बस फिर क्या था, मिजरी लोए से फीड करना शुरू करती है और ये बाइट उसे एकदम नेचुरल फील होती है। इनफैक्ट लोए का खून कुछ ऐसा होता है जो मिजरी ने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसे हल्की सी गार्ड्स के जाने की आवाज आती है, पर वो इतनी टर्न्ड ऑन और लोए में खोई हुई होती है कि इस बात की टेंशन ही नहीं लेती। एक पॉइंट पे जाके वो रुकने लगती है, पर लोए कहता है कि और खून पियो, मतलब और लो। दोनों को रियलाइज होता है कि ये फीडिंग का एक्ट बहुत इंटीमेट हो गया था और वो दोनों एक्चुअली में एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मिजरी सॉरी बोलती है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि ये इतना इंटीमेट होगा। ऑफ कोर्स लोए भी टर्न्ड ऑन होता है और कहता है कि उसने ऐसा कभी फील नहीं किया। मिजरी चेक करती है कि उसका टेक डाउनलोड हो गया है और वो यूएसबी छिपा देती है। अभी एमरी और कोएन अंदर आते हैं और उन्हें साथ देख लेते हैं। एमरी को तो इससे घिन आती है, पर कोएन को मजा आ रहा होता है। अब एमरी के लिए ये चीज बहुत डिस्गस्टिंग थी, इसलिए वो चली जाती है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि वो कुछ सस्पेक्ट नहीं करती। अब कोएन यहाँ लोए से कहता है कि कैल, जो कि लोए का सेकंड इन कमांड है, वो बार बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते लोए और मिजरी फौरन घर की ओर निकल जाते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एना बहुत बीमार है और ये ऐसी बीमारी थी जिसे वेयर वाले डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे। मिजरी और लोए दोनों उसके साथ लेटे रहते हैं जब तक वो सो नहीं जाती। मिजरी को लगता है कि उसे पता है क्या प्रॉब्लम है और वो ह्यूमन ड्रग सजेस्ट करती है, ना कि
उसे ह्यूमन डॉक्टर के पास ले जाने को। जूनो भी कहती है कि हाँ, हमें मिजरी पे भरोसा करना चाहिए और लोवे ह्यूमन टेरिटरी में जाता है दवाई लेने। तो दवाई वगैरह लेने के बाद जब लोग दवाई के असर होने का इंतजार कर रहे होते हैं, तब मिजरी एलेक्स को एमरी के ऑफिस से ट्रांसमिशन को मॉनिटर करते हुए देखती है। मतलब सेटअप वगैरह काम इन्होंने अच्छा किया था। मिजरी झूठ बोलती है कि लोए चाहता है कि वो उन ह्यूमंस की लिस्ट ढूंढे जो ह्यूमन वेयर ब्यूरो में काम करते थे। असल में तो वो उस आदमी को ढूंढना चाहती थी जो शायद एना का बाप हो। तभी तो एना मिक्स्ड है, मतलब हाफ ह्यूमन और हाफ वेयर है। अब एलेक्स को अचानक रियलाइज होता है कि मिजरी से लोहे की स्मेल आ रही है और वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। खैर, इस पॉइंट पे दवाई एना पे काम कर जाती है और सब चैन की सांस लेते हैं। अब अगले दिन मिजरी कैजुअली अपने भाई ओवेन से किसी पे फीड करने के डिटेल्स को पूछती है। ये सुनते ओवेन समझ जाता है और हैरान होता है कि लोए ने इसकी परमिशन दे दी क्योंकि वेयर्स में ये एक्ट ट्रेडिशनली अपमान माना जाता है। वो मिजरी को क्वेश्चन करता है कि मिजरी जो फीड की है लोवे पे, ये बात वो किसी और को ना बताए, खास करके अपने पापा को। वो कहता है कि जिंदा सोर्सेस से फीड करना इंटीमेट से भी बढ़कर है और ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं बल्कि इस एक्सचेंज के बायोलॉजिकल और हार्मोनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो दोनों पार्टिसिपेंट्स में बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि वैम्पायर्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स चाहिए होते हैं, तो फीडिंग से बना बॉन्ड स्पीसीज के लिए बुरा है। मिजरी ये सब इग्नोर कर देती है और कॉल को खत्म करती है। वहीं लोए मिजरी को ढूंढता हुआ आता है और पूछता है कि वो एना के बाप को क्यों ढूंढ रही है और उसे लगता है कि ये अच्छा आइडिया है। मिजरी उनके बीच जो फिजिकली हुआ उसके बारे में बात करना चाहती है पर वो कर नहीं पाती। किचन में उनके बीच एक इंटीमेट मोमेंट भी होता है। मिजरी कहती है कि उसे डर लग रहा है कि वो चीजों को गलत समझ रही है क्योंकि लोए की तो पहले से मेट है। अब जैसे ही मिजरी उसे किस करने वाली होती है, मतलब जो उसका पहला किस होगा एक्चुअली में, तभी उसे तेज दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। लोए शॉक में आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि मिजरी को एक्चुअली किसी ने पॉइजन किया है। मिजरी दर्द में कभी होश में आ रही थी, कभी होश खो दे रही थी और इसी प्रक्रिया के बीच वो लोए और डॉक्टर को डिस्कस करते हुए सुनती है कि उसकी वैम्पायर बॉडी जहर से कैसे डील करेगी। वो सुनती है कि लोए उसके पास से हटने से मना कर देता है और एना को किसी सीक्रेट जगह ले जाने का डिसाइड करता है। मिजरी कमजोर हालत में उठती है पर अचानक उसे आराम मिल जाता है। वो देखती है कि उसके कमरे के बाहर एक बहुत बड़ा भेड़िया यानी कि वुल्फ होता है एंड ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं बल्कि लोए है। लोए उसके पास आकर उसे अंदर क्लोजेट में ले जाता है और वो उसके साथ कर्ल अप करके सो जाती है। अब इस पॉइंट तक मिजरी को एहसास होने लगता है कि वो लोए की परवाह करती है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो इसके बाद मिजरी लोए को लिविंग रूम में अपने सेकंड इन कमांड यानी हेल्पर से बात करते हुए सुन पाती है। लोए उसकी स्मेल ले लेता है और सबको जाने को कहता है। वो मिजरी को बताता है कि वो पिछले 5 दिन से सो रही थी। इनफैक्ट जब तक मिजरी इस तरह के प्रॉब्लम में थी तो यहाँ तो वैम्पायर्स के साथ जंग होते होते बची है क्योंकि कोलैटरल्स के मरने से बुरी तरह से जंग छिड़ सकती है। मिजरी को चिंता होती है कि जहर एना के लिए था, लेकिन लोए कहता है कि एमरी की तरफ से कोई इशारा नहीं था। वो मिजरी को छुपाना चाहता था क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इस पॉइंट पे बात करते हुए दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। अभी अचानक ओवेन का फोन आता है जो इंसिस्ट करता है कि मिजरी घर आए। ओवेन समझ जाता है कि लोए और मिजरी का अब एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है और इस बात पे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं था जिसे वो शो भी करता है। वो मिजरी को बताता है कि किसी ने सेरेना के अपार्टमेंट में घुसपैठ की है और इस बारे में वो मिलकर बात करना चाहता है। अब ओवेन से मिलने जाने से पहले एलेक्स के पास इनके लिए कुछ खबर होती है। एलेक्स बताता है कि उसे सेरेना के साथ एक कनेक्शन मिला है। वो थॉमस जलाकास नाम के आदमी का इंटरव्यू करने वाली थी जो पास्ट में ह्यूमन वेयर ब्यूरो का हिस्सा था। लो और मिजरी अंदाजा लगाते हैं कि जलाकास ही एना का बाप है क्योंकि फोटो में वो एना जैसा दिख रहा था। उन्हें पता चलता है कि सेरेना के गायब होने के 2 हफ्ते बाद ही जलाकास एक कार एक्सीडेंट में समाप्त हो गया था। लो यहाँ मिजरी को कंसोल करता और कहता है कि इन सब का ये मतलब नहीं है कि सेरेना मर गई है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो अब तक जिंदा हो। वो रीजन देता है कि जिसने भी जलाकास को मारा उसके पास इतने रिसोर्सेस थे कि वो इस एक्ट को एक्सीडेंट दिखा सके और शायद सेरेना के साथ भी वैसा ही किया होगा, मतलब मारा नहीं होगा, रखा होगा अपने पास कहीं छुपा के। वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बारे में डेवनपोर्ट यानी कि जो कि एक्स गवर्नर है उससे पूछेंगे। खैर तो आगे मिजरी और लोवे डेवनपोर्ट के लिए क्या गिफ्ट लेके जाएं इस बात पे बहस करते हुए एंजॉय करते हैं और डिसाइड करते हैं कि दोनों ही उसे पसंद नहीं करते। मिजरी को रियलाइज होता है कि वो सेरेना के अलावा किसी के साथ पहली बार फन कर रही है। नाउ डेवनपोर्ट के साथ डिनर पे वो अजीब तरह से पुराने डिजास्टरस वेयर ऑफ वैम्पायर यूनियंस के बारे में बात करते हैं। जब डेवनपोर्ट जलाकास के लेडीज मैन होने और लोवे की मां को जानने के बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बोलता है तो लोवे उस पर हमला करके उसे दीवार से पिन कर देता है। वो डेवनपोर्ट से पूछता है कि उसने जलाकास को क्यों मरवाया, गार्ड्स को इग्नोर करते हुए जो उस पर बंदूक ताने हुए चिल्ला रहे होते हैं। डेवनपोर्ट कहता है कि जलाकास जर्नलिस्ट से डेवनपोर्ट के गबन के बारे में बात कर रहा था, मतलब डेवनपोर्ट जो पैसे वैसे चुरा रहा था उन सब चीजों के बारे में। लोए और मिजरी स्पेकुलेट करते हैं कि सेरेना को जलाकास के थ्रू एना के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली। लोए सजेस्ट करता है कि सेरेना ही जलाकास को उसकी पोटेंशियल बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी। वो सोचते हैं कि सेरेना कहीं छुपी हुई है पर मिजरी ये मानने से इनकार कर देती है कि वो एक कहानी के लिए किसी बच्चे को खतरे में डालेगी। इसके बाद ये लोग वैम्पायर टेरिटरी में ओवेन से मिलने जाते हैं और मिजरी हैरान होती है कि वो उसे देखकर खुश है, मतलब ओवेन को देखकर, और वो यहाँ नोटिस करती है कि ओवेन अपने साथ एक वेयर औरत को लेके आया है। ये
वेयर औरत और कोई नहीं बल्कि गाबी थी। जी हाँ दोस्तों, गाबी को देख के मिजरी नर्वस फील करती है और लोए उसका हाथ पकड़ लेता है। वो इस बात से चौंक जाती है क्योंकि उसे लोए से ऐसी नरमाहट की उम्मीद नहीं थी, खास करके उसकी मेट के सामने। ओवेन उनकी ऑब्वियस केमिस्ट्री पे उन्हें छेड़ता है। वो रिवील करता है कि सेरेना के घर के बाहर के सिक्योरिटी कैमरा सिर्फ ब्रेक इन वाले दिन ही टैंपर किए गए थे। गाबी मिजरी को सरप्राइज करती है ये कह के कि उसे पता है कि क्या चल रहा है और वो उसके साथ सिंपैथाइज करती है। फिर ओवेन अपने पिता की काउंसिल सीट का हॉस्टाइल टेक ओवर करने का प्लान बताता है। इसका मतलब कि वो उन्हें मारने का प्लान कर रहा है। वो इसके लिए मिजरी का सपोर्ट मांगता है और मिजरी खुद शॉक में थी, लेकिन उसके लिए डर भी रही थी। मिजरी को रियलाइज हो गया था कि ओवेन कितना ज्यादा सीरियस है और वो पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि ओवेन तो इस बात से भी काइंड ऑफ ड्रिवन है कि मिजरी के साथ कितना बुरा हुआ है। ओवेन मजबूत अलायंसेस बनाना चाहता है एंड सेम इज द केस विद लोवे। लोवे ओवेन को कहता है कि वो उसके जैसे आइडियाज वाले लीडर का स्वागत करेगा क्योंकि लोवे मिजरी के बाप हेनरी से नफरत करता है। लोवे बाद में गावी से चेक करता है जो कहती है कि सब अच्छा चल रहा है और वो अपने फ्री टाइम में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। लोवे कॉन्वर्सेशन के दौरान बहुत कम इमोशन या इंटरेस्ट दिखाता है। अब इस पॉइंट पे अचानक से मिजरी को सब कुछ साफ हो जाता है और उसे चुपके से एहसास होता है कि गैबी असल में लोए की मेट है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये डेवनपोर्ट का एक झूठ था। खैर तो इसके बाद लोए मिजरी के ह्यूमन अपार्टमेंट में रुकते हैं। वो इस बात से ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि वहां कितनी ज्यादा मिजरी की स्मेल है। मिजरी पूछती है कि गैबी को कोलैटरल क्यों चुना गया और लोवे कहता है कि उसने खुद ऑफर किया था। मिजरी लोवे को कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि अगर गाबी उसकी मेट नहीं है तो क्या वो खुद उसकी मेट है, मतलब क्या मिजरी उसकी मेट है। वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती है और कहती है कि उसे लगता है कि लोवे उसका मेट है। और अचानक लोवे एकदम बंद हो जाता है, मतलब क्लोज अप हो जाता है और उससे कहता है कि उसने गलत मतलब निकाला है कि वो कैसा फील करता है और उन्हें शायद अब अलग रहना चाहिए। लोवे कहता है कि वो किसी को भेज देगा मिजरी को पिक करने के लिए। मिजरी उसके बदले हुए बिहेवियर से टूट जाती है क्योंकि उसे लगा था कि लोवे भी उसे पसंद करता है। आखिर में मिक उसे पिक करता है और घर ले जाने के बजाय उसे कुछ इंजेक्ट कर देता है। जैसे ही वो बेहोश होती है, मिक कहता है मुझे माफ कर देना। मतलब कहानी में आ गया है एक ट्विस्ट। नाउ जब मिजरी को हल्का हल्का होश आता है तो उसे ऐसा लगता है मानो सेरेना उसे उठा रही है, मतलब सेरेना उसे इसी तरह से झकझोर के उठाया करती थी। एंड वाकई में वो एक कमरे में सेरेना के साथ थी। जी हाँ दोस्तों, सेरेना इस कमरे में बंद थी, वो भी 3 महीने से ज्यादा से। हालांकि सेरेना को खुद नहीं पता था कि वो कहाँ है। मिजरी सोचती है कि मिक चुपके से एमरी के लिए काम कर रहा है और वो वेयर टेरिटरी में है। तो हाँ, मिजरी और सेरेना मिल चुके हैं और यहाँ दोनों बात करते हैं, जहाँ मिजरी सेरेना को अपनी शादी और कैसे सेरेना की स्टोरी उसके किडनैपिंग का कारण बनी ये सब कुछ बताती है। सेरेना मिजरी को एक गार्ड को अपने वश में करने की कोशिश करने के लिए मनाती है। मिजरी कोशिश करती है पर गार्ड गुस्से में आ जाता है। जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तो सेरेना उसका हाथ पकड़ती है और उसकी उंगली तोड़ देती है और धमकी देती है कि अगर तुमने हमें बाहर नहीं जाने दिया तो हम और भी बुरा करेंगे। थोड़ी और टॉर्चर वगैरह के बाद वो उन्हें फाइनली बाहर जाने देता है और वो उसे अंदर बंद कर देती हैं। जब वो बाहर जाती है तो अचानक मिजरी को समझ आता है कि वो कहाँ है। ये लोग एक्चुअली में द नेस्ट में थे, यानी कि मिजरी के पिता के घर में। मिजरी कंफ्यूज हो जाती है कि वेयर गार्ड्स वैम्पायर टेरिटरी में क्यों हैं और तभी वानिया, जो कि उसके पिता की हेड गार्ड है, वो उन्हें ढूंढ लेती है। वानिया उसके गार्ड्स उन्हें मिजरी के पिता हेनरी के पास ले जाते हैं। मिक वहां हेनरी के पीछे शर्मिंदा खड़ा होता है। जब मिजरी मिक से पूछती है कि उसने लोए को धोखा क्यों दिया तो मिक कहता है कि हेनरी ने उसके बेटे को बंधक बना रखा है, इसलिए मिक को मजबूरन हेनरी की बात माननी पड़ रही है। हेनरी मिजरी को ताना मारता है कि उसने बड़ी पिक्चर नहीं देखी और पूछता है क्या उसे पता है कि उसने सेरेना को क्यों नहीं मारा। वो रिवील करता है कि सेरेना हाफ वेयर हाफ ह्यूमन है, ह्यूमन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सेरेना भी बिल्कुल एना की तरह है और वो उस पर नजर रखना चाहता था और इसीलिए उसने उसे मिजरी के साथ रखा था। अब इस पॉइंट पे सेरेना भी मिजरी से कन्फेस करती है कि वाकई में वो हाफ वेयर है। हालांकि उसे भी अपनी लाइफ के बारे में हाल ही में पता चला था, तो इसलिए सेरेना अपने पेरेंट्स को ढूंढना शुरू कर दी थी और उससे मिला थॉमस जलाकास, जो कि खुद सेरेना को ढूंढने में इंटरेस्टेड हो गया था। हेनरी ने डेवनपोर्ट को हिप्नोटाइज किया था ये सोचने के लिए कि जलाकास को मारना जरूरी है और एमरी और उसके लॉयलिस्ट्स हेनरी के लिए एना को लेने की कोशिश में अच्छे खबर थे। हेनरी कहता है कि सेरेना और एना जैसे लोग खतरनाक है। वो अलग बात है कि ये लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब वेयरवुल्फ में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं कंप्लीटली, लेकिन ऐसे लोगों के कारण दो गुटों के बीच में एकता आ जाती है। ये लोग एकता के प्रतीक बन जाएंगे, मतलब वेयरवुल्फ्स और ह्यूमन साथ में आ जाएंगे तो वैम्पायर्स के साथ गलत होगा, जो कि ऑलरेडी कम है संख्या में। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ मेन विलन हेनरी है और वही सब चाल रचा था और उसकी रीजनिंग भी आपको समझ आ गई होगी। अभी अचानक लोवे हथकड़ियों में गार्ड्स और ओवेन द्वारा अंदर लाया जाता है, मतलब लोवे भी कैप्चर हो चुका है। यहाँ मिजरी अपने भाई के कारनामे देखकर दहशत में कंफ्यूज हो जाती है। हेनरी कहता है कि मिजरी की उपयोगिता जारी है क्योंकि अब उसे पता है कि एना को लोवे से कैसे हासिल करना है। उसने सुना है कि मेट को खोने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता, इसीलिए उसने पहले ही मिजरी को जहर देकर लोवे से तोड़ने की कोशिश की थी, पर वो बच गई। उससे हम समझ पाते हैं कि हेनरी अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश कर रहा था, जहर तक दिया था। सेरेना मिजरी से उनकी बनाई हुई लैंग्वेज में बात करती है और कहती है कि हेनरी एक बात को लेके गलत है और वो इस बात को लेके
के गलत है कि सेरेना हाफ वेयर होते हुए भी शिफ्ट कर सकती है, मतलब कि वुल्फ बन सकती है। खैर, तो इस पॉइंट पे भले ही लोए मिजरी से लड़ा था, वो कहती है कि वो उसकी लाइफ में हुई सबसे अच्छी चीज है और चुपके से ये भी बता देती है कि एना की चिंता तब तक सुलझ जाएगी जब तक वो अपने 20s में होगी। लोए उसके गुप्त शब्दों को समझ जाता है और सेरेना की शिफ्ट करने की क्षमता की तरफ इशारा करते हुए उसी समय एक इशारे पे ओवेन लोवे की बंदिशें खोल देता है और इसके बाद लोवे और सेरेना शिफ्ट करते हैं और कमरे में रहे वैम्पायर्स को फाड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब दोस्तों, ओवेन धोखा नहीं दिया, वो यहाँ डबल क्रॉस कर रहा था, अपने ही साइड है। तो बुरे वैम्पायर्स को खत्म करने और कुछ और को बंधक बनाने के बाद वो जीत जाते हैं। बेसिकली ओवेन ने उनके जाने के 1 घंटे बाद लोवे को फोन किया था क्योंकि उन्हें मिक के सेरेना के अपार्टमेंट में घुसने की फुटेज मिली थी। लोवे मिजरी के किडनैप होने की बात को जानकर टूट गया था और ओवेन ही ये रेस्क्यू प्लान ऑफर किया था क्योंकि ओवेन को शक होने लगा था कि उसका बाप हेनरी जो है वही गलत काम कर रहा है। फाइट के बाद जब ये लोग हेनरी से पूछताछ करते हैं, उससे बात करते हैं, तो हेनरी कहता है कि उसे किसी भी बात का अफसोस नहीं है। ओवेन कहता है कि वो हेनरी की पूरी विरासत को खत्म करने का इरादा रखता है। मिजरी आखिरी शब्द कहने से मना कर देती है और हैरान होती है जब ओवेन और लोए सजेस्ट करते हैं कि वो काउंसिल में अपने पिता की जगह लेने की कोशिश करे। वो कहते हैं कि वो ये नहीं मानना चाहते कि ओवेन ही सक्सेसर है, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप था। मिजरी यहाँ मना कर देती है और मिक और उसके बेटे के बारे में पूछती है। वो मिक के बेटे को ढूंढ रहे हैं और मिक के बारे में अभी डिसाइड नहीं किया जाता, मतलब उसके साथ क्या किया जाएगा। और हाँ, एना सुरक्षित है। मिजरी पूछना चाहती है क्या वो सच में लोए की मेट है, पर ओवेन के सामने नहीं पूछ पाती क्योंकि उसे पहले ही एक बार रिजेक्शन मिल चुका था। लोए पूछता है कि वो अपने पिता के साथ क्या करना चाहती है और वो कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे जानने की जरूरत नहीं है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। सेरेना भी यहाँ कन्फेस करती है कि वो मिजरी को अपने हाफ वेयर होने के बारे में बताने से डर रही थी। जब वो 3 महीना बंद थी तो उसने प्रैक्टिस शुरू किया था कि मतलब वो शिफ्ट कर पाए और तभी तो एन मौके पे वो शिफ्ट कर पाई। और इस पॉइंट पे मिजरी और सेरेना ये दोनों भी आपस में सुलह कर लेते हैं। अब अगले कुछ दिनों में मिजरी अपना सारा टाइम सेरेना के साथ बिताती है जो अपनी नई पहचान के साथ एडजस्ट करने में स्ट्रगल कर रही है। मिजरी लोए से पूछने जाती है कि क्या सेरेना वेयर्स के टाइम बिता सकती है और तब उसे पता चलता है कि लोए तो यहाँ से चला गया है। ओवेन उसे बताता है कि काउंसिल कोलैटरल्स पे वोट करने वाले हैं और कि मिजरी और गैबी को शायद अब सर्व करने के लिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि पूरे कोलैटरल सिस्टम को ही हटा दिया जाएगा। वो पूछता है कि क्या मिजरी अब भी लोए के साथ रहना चाहती है एंड हम जानते हैं कि मिजरी तो चाहती है, लेकिन उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि क्या लोए भी ऐसा चाहता है। बट स्टिल मिजरी डिसाइड्स कि वो एक बार और जाकर खुद से लोए से इस बारे में पूछेगी और सेरेना को भी वेयर के टेरिटरी में ले जाएगी। तो हाँ, ऐसे में मिजरी सेरेना को जूनो के पास छोड़ती है जो सेरेना को ट्रांजिशन में हेल्प कर रही है। फिर मिजरी लोए के घर जाती है। लोए उसे देखकर खुश लगता है पर वो सावधान रहती है और पूछती है कि क्या वो ट्रेसपास कर रही है। इस पे लोए कहता है कि ये घर मिजरी का भी है और मिजरी को कोई भी इजाजत पूछने की जरूरत नहीं। उसे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला और कहा कि वो मैटर नहीं करती। वो जानना चाहती है क्या वो सच में उसकी मेट है, क्या वो मैटर करती है। इस पे लोए कहता है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि मिजरी खुश रहे। उसे लगा कि सिर्फ इसलिए कि वो उसकी मेट है उसे मजबूरन उसे पसंद करना पड़ेगा और वो उसके लिए ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि पूरी जिंदगी उसे दूसरों के लिए जीने पे मजबूर किया गया है। वो यहाँ लोए को समझने की कोशिश करती है और फाइनली कहती है कि वो लोए से प्यार करती है और भले ही लोए उससे प्यार न करे लेकिन वो रुकने का प्लान कर रही है। क्यों? क्योंकि वो एना की लाइफ का हिस्सा बनना चाहती है और झील के पास रहना चाहती है क्योंकि उसे ये पैक, मतलब जो ये वेयर्स का पैक है, वो पसंद आने लगा है। ये सुनकर लोए बहुत खुश होता है और खिड़कियां बदलने पे जोर देता है ताकि सूरज से मिजरी को प्रॉब्लम ना हो। मतलब दोस्तों, लोए भी मिजरी से एक्चुअली में प्यार करता है। वो जो कुछ भी बोला था वो बस मिजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। मिजरी से कहती है कि शायद वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं पर वो फिर भी उसे चुन रही है। आखिर में लोए हिम्मत करके मिजरी को अपना मेट कहता है और मिजरी भी कहती है कि वो उससे प्यार करती है। तो किताब की शुरुआत एक कोट से होती है और ये कोट है बट व्हाई डज शी नॉट स्पीक। मैं आपको बता दूं कि ये कोट एक ग्रीक ट्रेजेडी और यू कैन से एक ग्रीक प्ले से ली गई है जिसका नाम एल्सेस्टिस है। साइलेंट पेशेंट नोवेल में इस प्ले का कई बार जिक्र है। इनफैक्ट कहानी भी काफी हद तक इस प्ले से इंस्पायर्ड है। इस पे आगे हम वीडियो के एंड में और भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम नोवेल के नैरेटर से मिलते हैं जिसका नाम है थियो फेबर। थियो 42 साल का एक फोरेंसिक साइकोथेरेपिस्ट है जो कि लंदन में रहता है। थियो बताता है कि 6 साल पहले 25 अगस्त को अलिशिया नाम की औरत अपने पति गैब्रियल को जान से मार दी थी। उस टाइम अलिशिया 33 साल की थी और गैब्रियल 44 साल का था। गैब्रियल एक फोटोग्राफर था, वहीं अलिशिया एक पेंटर थी। और एक दिन जब गैब्रियल किसी शूट से वापस आया तो अलिशिया उसके चेहरे पे 5 गोली मार के उसकी जान ले ली। पुलिस को गैब्रियल की लाश एक चेयर से बंधी मिली थी और अलिशिया भी वहीं पे पाई गई थी जहां अलिशिया
अपना हाथ काट चुकी थी। अलिशिया को फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी जान तो बच गई, लेकिन उस दिन के बाद अलिशिया कभी कुछ बोली ही नहीं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अलिशिया एक पोर्ट्रेट यानी पेंटिंग बनाई और यूजुअली आर्टिस्ट पोर्ट्रेट पे अपनी सिग्नेचर करते हैं, लेकिन अलिशिया यहाँ एल्सेस्टिस लिखी थी। अब ये एक सेल्फ पोर्ट्रेट थी, यानी अलिशिया खुद की तस्वीर बनाई थी जिसमें वो नग्न थी और वो अपने पेंटर स्टूडियो में ब्रश पकड़े एक पेंटिंग के सामने खड़ी थी। इतना ही नहीं, ये पेंटिंग इतनी डिटेल्ड थी कि इसमें भी अलिशिया के कलाई पे कट्स थे। अब कत्ल के कुछ दिन बाद जब अलिशिया पूरी तरह से रिकवर हो गई तो उसे कोर्ट में पेश किया गया और यहाँ अगेन वो बिल्कुल भी चुप थी और जज ने अलिशिया के चुप्पी को उसके गुनाह का कन्फेशन माना। अलिशिया के लॉयर्स तुरंत इस केस को मेंटल हेल्थ वाली एंगल दे दिए, साइटिंग कि अलिशिया को बचपन से ही कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज रहे हैं और ऐसे में अलिशिया को जेल तो नहीं हुई लेकिन उसे द ग्रोव में भेज दिया गया जो कि एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी थी नॉर्थ लंदन के अंदर। तब से ही थियो को अलिशिया के केस में काफी दिलचस्पी है और आज उस घटना को 6 साल हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे थियो अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक साइकोथेरेपिस्ट इसलिए बना क्योंकि उनका बचपन बहुत बुरा था। थियो अपने माता पिता के साथ बड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ थियो के पिता काफी अब्यूजिव थे। 18 साल की उम्र में थियो यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया, बट स्टिल उसे अपने पिता से जो ट्रॉमा मिला था उसके कारण उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी। उन दिनों थियो की हालत इतनी बुरी थी कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही थियो खुद को खत्म करने की कोशिश किया था, बट कोशिश के नाकाम होने के बाद वो थेरेपी लेना चालू किया। थियो के थेरेपिस्ट रूथ उनकी काफी मदद किए और अब थियो 42 साल का है। इनफैक्ट वो खुद साइकोथेरेपिस्ट बन चुका है। अब इस पॉइंट तक कहानी में हम अलिशिया और थियो के बारे में थोड़ा जान पाए हैं, जहां थियो को अलिशिया के केस में काफी दिलचस्पी है। चीजें इंटरेस्टिंग तब होती है जब द ग्रोव में एक जॉब की ओपनिंग आती है और थियो जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। सिर्फ अप्लाई ही नहीं करता बल्कि इंटरव्यू के बाद थियो को यहाँ जॉब भी मिल जाती है। तो आगे थियो जनवरी के महीने में द ग्रोव में पहली बार आता है और थियो की मुलाकात यूरी से होती है जो कि हेड साइकियाट्रिक नर्स है। यूरी थियो को स्टेफनी क्लार्क से मिलवाता है जो कि ग्रोव की नई मैनेजर है। इसके बाद थियो एक कम्युनिटी मीटिंग ज्वाइन करता है जहां सारे पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स होते हैं और यहाँ पे पहली बार थियो अलिशिया को देख पाता है। इस पॉइंट पे हमें कुछ और डॉक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जैसे कि लाजरस, देन इंदिरा, और ये दोनों ही थियो का इंटरव्यू लिए थे फॉर द ग्रोव। यहाँ थियो क्रिश्चियन नामक साइकियाट्रिस्ट से भी मिलता है जिसके साथ वो पहले भी काम कर चुका है, लेकिन इन दोनों के बीच उतनी बनती नहीं है। खैर मीटिंग के दौरान एलिफ नाम की एक पेशेंट ब्रोकन पूल स्टिक लेके कमरे में आती है और देखा जाए तो ये स्टिक एक वेपन की तरह है, इसलिए सभी अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स एलिफ मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। लेकिन थियो अपनी साइकियाट्री स्किल्स का इस्तेमाल करके एलिफ को काम डाउन करता है। ये सब लाजरस और इंदिरा देख रहे थे एंड दे वर इम्प्रेस्ड विद थियो। अब इस घटना के बाद थियो लाजरस से पर्सनली मिलता है और वो समझ पाता है कि लाजरस को म्यूजिक का शौक है और वो म्यूजिक को एज थेरेपी भी इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स लाजरस काफी ओल्ड भी है। प्रोफेसर लाजरस यहाँ बताते हैं कि द ग्रोव थोड़ा डेंजर में है। क्यों? क्योंकि यहाँ काफी कम पेशेंट्स हैं और इस जगह को चलाने में बहुत खर्च है। इसीलिए अगर मैनेजर स्टेफनी ग्रोव को ठीक से मैनेज नहीं कर पाती है तो द ग्रोव को कभी भी बंद किया जा सकता है। थियो सारी बात सुनता है लेकिन वो टॉपिक चेंज करके अलिशिया के बारे में लाजरस से पूछने लगता है। थियो चाहता था कि वो अलिशिया को इंडिविजुअल थेरेपी दे और लाजरस काइंड ऑफ इसके लिए अग्री कर जाता है। सो फाइनली थियो अलिशिया से मिल पाता है और इस मीटिंग के दौरान हेड नर्स यूरी भी इनके साथ था। थियो यूरी से बाहर जाने को कहता है और इस पे यूरी थोड़ा संकोच करता है क्योंकि अलिशिया थियो पे हमला कर सकती थी। इस पे थियो कहता है कि मेरे पास अटैक अलार्म है, यानी ऐसा हैंड हेल्ड अलार्म जिसे वो बजा देगा अगर अलिशिया उसके प्रति वॉयलेंट होती है। यूरी फाइनली मान जाता है एंड देन थियो अकेले में अलिशिया के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद दोनों बस साइलेंस में बैठे रहते हैं क्योंकि अलिशिया तो यहाँ कुछ बोलती ही नहीं। खैर मीटिंग खत्म होती है और मीटिंग के बाद थियो अलिशिया के फाइल्स को पढ़ना शुरू करता है। थियो को पता चलता है कि बचपन में अलिशिया की मॉम एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और एक्सीडेंट के वक्त कार में अलिशिया भी थी, लेकिन समहाउ वो बच गई। इसके बाद अलिशिया को उसकी आंट लिडिया रोज पाली। फाइल में अलिशिया के सॉलिसिटर के बारे में डिटेल्स थी जिसका नाम मैक्स बेरेंसन है। अब जिन्हें सॉलिसिटर का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि सॉलिसिटर यूजुअली लोगों को लीगल मैटर्स में या फिर विल वगैरह ड्राफ्ट करने में मदद करते हैं। नाउ ये तो डिटेल्स थी अलिशिया के लाइफ की बिफोर द ग्रोव, लेकिन ग्रोव में आने के बाद अलिशिया उसी इलिफ नामक पेशेंट पे फर्स्ट वीक में ही अटैक की थी। तो ये सब डिटेल्स जानने के बाद थियो लिडिया और मैक्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उनसे बात करने में पूर्ण सक्षम नहीं हो पाता। खैर आगे थियो यूरी से एक पब में बात करता है और हम रीडर्स जान पाते हैं कि थियो की एक बीबी है जिसका नाम केथी है। यूरी भी बताता है कि वो तो डिवोर्स्ड है। इसके बाद नैरेटिव थियो और उसकी पत्नी केथी पे शिफ्ट होता है जहां हम जान पाते हैं कि केथी एक अमेरिकन बॉर्न एक्ट्रेस है। थियो और केथी एक डबल डेट पे मिले थे जहां वो दोनों अलग अलग पार्टनर्स के साथ थे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को ही पसंद कर लिए एंड देन साथ में डेट करने
करने लगे। फिर क्रिसमस पे थियो प्रपोज कर दिया, जिसके बाद अप्रैल में थियो और केथी की शादी भी हो गई। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि द साइलेंट पेशेंट नोवेल के अंदर कहानी सिर्फ थियो के पर्सपेक्टिव से ही नहीं बताई गई है, बल्कि कई बार हमें अलिशिया की डायरी भी पढ़ने को मिलती है जो कि वो रेगुलर बेसिस पे लिखा करती थी। मोस्टली डायरी एंट्रीज 6 साल पुरानी या फिर उससे भी पुरानी है, क्योंकि उसके बाद ही अलिशिया ग्रोव में आई थी जब वो अपने पति को मारी थी। तो हाँ, डायरी एंट्रीज उससे पहले की है। तो अभी की जो डायरी एंट्री हम पढ़ते हैं उसमें हमें पता लगता है कि अलिशिया की माँ ईवा का कोई मामूली कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था, रादर वो खुद कार को ठोक दी थी अपने आप को खत्म करने के लिए। ईवा को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी एंड मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज कि वो अलिशिया को भी अपने साथ कार में बिठा के ऐसा करी थी। दिस सजेस्ट्स कि उन्हें यह भी चिंता नहीं थी कि अलिशिया भी इसमें मर सकती है, ऑल्दो वो अलिशिया का सीट बेल्ट जरूर लगा दी थी, व्हिच शोज कि शी हैड कॉन्ट्रास्टिंग माइंडसेट। इसके बाद अलिशिया डायरी में लिखी होती है कि कैसे वो अपने लेटेस्ट पेंटिंग को लेकर स्ट्रगल कर रही थी। आई मीन ये पेंटिंग जीसस का होने वाला था एंड फाइनली वो जीसस के फेस के लिए अपने पति गैब्रियल का फेस ही चुनती है, यानी गैब्रियल रहेगा एज जीसस। एंड दिस मेक्स अस थिंक कि अगर अलिशिया अपने पति के इतने करीब थी कि वो जीसस के फेस के लिए अपने पति को एज मॉडल यूज करी, तो फिर वो अपने पति को क्यों मारी? बाय द वे, जैसा मैंने आपको बताया कि ये डायरी एंट्रीज 6 साल पहले की है ड्यूरिंग जुलाई टाइम, और अगस्त में अलिशिया गैब्रियल को मारी थी। यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में थियो पे आती है, जहाँ थियो चाहता था कि अलिशिया को कम मेडिकेशन पे रखा जाए ताकि अलिशिया का दिमाग एक्टिव रहे और थियो उसकी थेरेपी ठीक से कर सके। बस प्रॉब्लम ये थी कि अलिशिया के मेडिकेशन वाला पार्ट क्रिश्चियन संभाल रहा था, जिससे थियो की बनती नहीं थी। स्टिल थियो क्रिश्चियन से बात करता है और यहाँ क्रिश्चियन थियो को लेके थोड़ा अनश्योर था। अनश्योर इसलिए क्योंकि ये पब्लिक नॉलेज थी कि द ग्रोव सही फाइनेंशियल सिचुएशन में नहीं है, मतलब कि ये जगह कभी भी बंद हो सकती है, और ऐसे में थियो यहाँ पे जॉब क्यों लिया? मतलब सोच के देखो, अगर आपको पता है कि कोई कंपनी बंद होने वाली है तो क्या आप उसमें जॉब लोगे? क्रिश्चियन क्लियरली कहता है कि अलिशिया का केस एक होपलेस केस है और थियो इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करे। इनकी कॉन्वर्सेशन इंदिरा सुन लेती है और वो थियो में कॉन्फिडेंस दिखाती है, जिस वजह से क्रिश्चियन को अलिशिया की मेडिकेशन कम करने वाली बात माननी पड़ती है। वैसे यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि क्रिश्चियन और थियो के बातचीत के दौरान हमें पेशेंट एलिफ की भी थोड़ी बैक स्टोरी पता चलती है। एलिफ अपनी माँ और बहन को सोते वक्त सफोकेट करके मार डाली थी और इसी वजह से वो यहाँ द ग्रोव में एडमिटेड है। मोरओवर, जब अलिशिया का द ग्रोव में पहला हफ्ता था तो एलिफ उससे पूछने लग गई थी कि क्या गैब्रियल मरना डिजर्व करता था, उसका चेहरा कैसा था जब तुमने उसके चेहरे पे 5 गोलियां मारी, और इन्हीं बातों से इरिटेट होकर अलिशिया एलिफ पे हमला कर दी थी ड्यूरिंग हर फर्स्ट वीक। खैर आगे हम जान पाते हैं कि अलिशिया की मेडिकेशन कम कर दी गई है और थियो से मिलने जाता है फॉर थेरेपी सेशन। इस सेशन के दौरान अलिशिया थियो पे हमला कर देती है, जिस वजह से थियो को अटैक अलार्म बजाना पड़ता है। नर्सेस फौरन अलिशिया को थियो से दूर करते हैं और उसे सिडेट भी कर देते हैं। अब इस अजीब घटना के बाद बाकी के साइकियाट्रिस्ट नहीं चाह रहे थे कि थियो फर्दर अलिशिया को हैंडल करे, लेकिन थियो उन्हें यह कह के कन्विंस करता है कि वायलेंस भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब अलिशिया जो कि हमेशा कुछ करती नहीं, बस बैठी रहती है चुपचाप, वो आज वायलेंट हुई है, यानी कि हमारी थेरेपी थोड़ी बहुत काम कर रही है। ये सब सुनने के बाद इन द एंड डॉक्टर्स की कमिटी डिसाइड करती है कि वो थियो को 6 हफ्ते का वक्त देंगे, जिसके अंदर ही उसे अलिशिया को ट्रीट करना है और व्हाटएवर ही वांट्स। उसके बाद अलिशिया को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। अब यहाँ से नैरेटिव अगेन थियो के घर पे आती है, जहाँ फिलहाल उसकी बीबी केथी नहीं थी। थियो एक्सीडेंटली केथी का लैपटॉप चेक करता है, जहाँ उसे केथी और किसी अनजान आदमी के बीच की ईमेल एक्सचेंज मिलती है, और ये जो ईमेल्स थी वो काफी सेक्सुअल और फ्लर्टी थी। इससे क्लियर था कि केथी थियो पे चीट कर रही थी और ये थियो के लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग था। स्टिल थियो के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी पत्नी को इस बारे में कन्फ्रंट करे, और इसीलिए वो पीने लगता है। थियो यहाँ अपने ओल्ड थेरेपिस्ट रुथ से भी मिलता है और रुथ थियो को समझाता है कि केथी एक एक्ट्रेस है, मतलब उसकी लाइफ ही एक्टिंग है और चीटिंग इज लाइक अ पार्ट ऑफ हर, मानो जैसे वो एक ऑफ स्टेज एक्टिंग कर रही हो। बेसिकली केथी के लिए शायद ये बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन थियो तो बहुत परेशान था। थियो चाह के भी केथी से अलग नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके लिए केथी वाज लाइक अ राइट हैंड, और भला कोई इंसान अपने हाथ को कैसे उखाड़ फेंक सकता है। एंड लाइक आई सेड, थियो केथी को कन्फ्रंट भी नहीं कर पा रहा था, सो इट वाज अ बैड सिचुएशन। वहीं अगर ग्रोव की बात की जाए तो थियो अलिशिया के साथ थेरेपी सेशन कर रहा था, लेकिन अलिशिया कुछ बोल ही नहीं रही थी। ऐसे में थियो वापस से अलिशिया के सॉलिसिटर मैक्स से बात करने की कोशिश करता है, और इस बार मैक्स थियो से मिलने के लिए राजी हो जाता है। मैक्स बताता है कि वो पहले से ही अलिशिया को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो अजीब थी। आई मीन अलिशिया को मूड स्विंग्स होते थे, शी वाज वायलेंट समटाइम्स, और एक बार तो वो अपने पति गैब्रियल को मारने की धमकी भी दी थी। इतना ही नहीं, अपने पिता के मौत के बाद अलिशिया पिल्स वगैरह का ओवरडोज करके खुद को मारने की भी कोशिश की थी। बाय द वे, यहाँ मैं आप लिसनर्स को बता दूं कि मैक्स गैब्रियल का अडॉप्टेड भाई है। तो हाँ, मैक्स सिर्फ सॉलिसिटर ही
ही नहीं था बल्कि अलिशिया से थोड़ा क्लोज भी था, ऐसा हम कह सकते हैं। और देखा जाए तो बेसिकली मैक्स अलिशिया के बारे में सिर्फ नेगेटिव बातें ही बताता है। और जब थियो मैक्स के ऑफिस से निकल रहा होता है तो मैक्स की असिस्टेंट तान्या थियो से कहती है कि अगर तुम्हें अलिशिया के बारे में सब कुछ जानना है तो तुम्हें उसके कजन पॉल से मिलना होगा। तभी मैक्स वहां आता है और उसे देखते तान्या चुप हो जाती है। वे सजेस्ट कि तान्या मैक्स से डरती है या फिर जो कुछ भी मैक्स बताया है उसे हम कंप्लीटली सच नहीं मान सकते। अब यहाँ से कहानी वापस से अलिशिया के डायरी पे फोकस करती है जो कि 6 साल पहले 22 से 26 जुलाई के बीच लिखी गई थी। अलिशिया बता रही थी कि कैसे उसका गैब्रियल से झगड़ा हुआ क्योंकि गैब्रियल घर में गन रखता है और ये बात अलिशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन अलिशिया यहाँ मैक्स के बारे में भी लिखी होती है कि कैसे मैक्स एक बार पी के अलिशिया को छेड़ा था और उसे किस करने की भी कोशिश किया था। अलिशिया मैक्स के एडवांसेस को नकार दी थी, हालांकि वो ये बात गैब्रियल को नहीं बताई। दिस समहाउ प्रूव्स कि या तो मैक्स अलिशिया के साथ गलत करना चाहता था या फिर मैक्स अलिशिया को पसंद करता था। जो भी हो वो अपने आप को अलिशिया पे फोर्स करता था और अलिशिया हमेशा उसके एडवांसेस को नकार रही थी। नाउ आगे के एंट्रीज में अलिशिया थोड़ी खुश थी क्योंकि मोस्टली वो और गैब्रियल बच्चा करने की प्लानिंग कर रहे थे। नाउ कमिंग टू प्रेजेंट, थियो पॉल से मिलने जाता है जो कि अलिशिया का कजन है और पॉल की मां लिडिया रोज है। जी हाँ, वही लिडिया रोज जो कि अलिशिया की आंट है और उसे पाली थी। थियो लिडिया के घर के बाहर पहुंचता है जहां पॉल उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब थियो को होश आता है तो थियो बताता है कि कैसे वो अलिशिया का डॉक्टर है और ऐसे में पॉल थियो से बात करने के लिए रेडी हो जाता है। पॉल बताता है कि उसकी मां लिडिया और वो अलिशिया के पापा वर्नन के घर में मूव हुए थे। क्यों? क्योंकि लिडिया के हस्बैंड मर गए थे। ये मोस्टली एक टेम्पररी मूव थी, लेकिन इसके बाद अलिशिया की मॉम मारी गई जिसके कारण पॉल और लिडिया वहीं रहने लगे। अब अलिशिया के पिता वर्नन भी कुछ साल बाद ही खुद को खत्म किए और तब से लिडिया ही पॉल और अलिशिया का ख्याल रखी। पॉल के हिसाब से अलिशिया अपने पति को कभी नहीं मार सकती क्योंकि वो वायलेंट नहीं थी। तभी इनकी बातों के बीच बूढ़ी लिडिया भी आती है जिन्हें डिमेंशिया था। नाउ लिडिया पॉल के ऑपोजिट बातें बोलना शुरू करती है, यानी उनके हिसाब से अलिशिया बचपन से ही अजीब थी। देन वो अनग्रेटफुल थी और अपने पति को मारी भी होगी। लिडिया के हिसाब से अलिशिया को जेल में होना चाहिए, ना कि मेंटल इंस्टीट्यूशन में। सो ओवरऑल थियो वाज कंफ्यूज्ड क्योंकि लिडिया कुछ कह रही है और पॉल कुछ और ही कह रहा था। एंड थियो दोनों की बातों पे पूरा यकीन नहीं कर सकता था क्योंकि पॉल पियक्कर था और लिडिया को डिमेंशिया था। इसके बाद थियो जॉन फिलिक्स से मिलने जाता है जो कि उस गैलरी का मैनेजर था जहां अलिशिया की पेंटिंग्स लगाई जाती थी। यानी जॉन फिलिक्स और अलिशिया काफी क्लोज होंगे तो वो शायद थियो को अलिशिया के बारे में कुछ बता सके। सो जॉन फिलिक्स थियो को अलिशिया की 4 पेंटिंग्स दिखाता है। पहली पेंटिंग थी अलिशिया और उसके माँ की कार एक्सीडेंट की रिप्रेजेंटेशन। दूसरी पेंटिंग थी जीसस ऑन द क्रॉस जहां वो अपने पति गैब्रियल को एज जीसस बनाई थी। तीसरी पेंटिंग नग्न लिडिया की थी जो कि काफी ओबीज है और बेड पे पड़ी थी। एंड फाइनल पेंटिंग थी खुद की नग्न पोर्ट्रेट जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बताया ही है। थियो यहाँ पेंटिंग में एक न्यू डिटेल नोटिस करता है। आई मीन पेंटिंग के अंदर जो एप्पल्स थे उसमें मैगेट्स दिख रहे थे। जॉन फिलिक्स यहाँ ये भी रिवील करता है कि अलिशिया अपने पिता को नहीं चाहती थी। एंड दिस अगेन इज कॉन्ट्राडिक्टिंग क्योंकि थियो ये जानता था कि अपने पिता के मरने के बाद ही अलिशिया खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, which indirectly proves कि वो अपने पिता को चाहती थी। बट थियो तो कह रहा है कि नहीं, वो अपने पिता को हेट करती थी। यहाँ अगेन ग्रीक प्ले एल्सिस्टिस का जिक्र है और ये कनेक्शन मैं आपको इस नोवेल कास्ट के एंड में तो बताऊंगा ही। वैसे यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि अलिशिया जॉन फिलिक्स के गैलरी को छोड़ने का प्लान करने लग गई थी जिसके बारे में जॉन फिलिक्स को भी पता चल गया था और ये बात जॉन फिलिक्स थियो से छुपाया, बट थियो समहाउ इसका पता लगा लिया। खैर तो अब तक थियो एक बात समझ गया था कि अलिशिया को लेके हर किसी के बहुत अलग परसेप्शंस हैं और क्योंकि अब अलिशिया बोलती नहीं है तो बेस्ट वे होगा कि अलिशिया को पेंटिंग कैनवस और ब्रश दिया जाए क्योंकि अलिशिया हमेशा खुद के इमोशंस को इन पेंटिंग्स के जरिए ही व्यक्त करती है। तो इसके बाद थियो फिर से अलिशिया से मिलता है और वो उसे पेंटिंग सप्लाईज देता है, साथ ही एक कॉर्नर स्पेस असाइन करता है जहां अलिशिया पेंट कर सकती है। थियो अलिशिया को बताता है कि वो उसकी आर्ट गैलरी गया था और उसने अलिशिया के पुराने पेंटिंग्स को देखा है। इतना ही नहीं, वो एल्सिस्टिस प्ले को भी पढ़ा है जहां वो जान पाया कि एल्सिस्टिस भी नहीं बोलती थी, यानी कि ड्रॉइंग अ पैरेलल बिटवीन अलिशिया एंड एल्सिस्टिस। थियो पूरी कोशिश कर रहा था कि अलिशिया कुछ तो बोले, लेकिन ऑल हिज एफर्ट्स वेयर इन वेन। ऑल्दो पेंटिंग सप्लाईज वगैरह मिलते ही अलिशिया पेंटिंग करना शुरू जरूर कर दी थी। कुछ दिन में उसकी ये पेंटिंग काइंड ऑफ कंप्लीट होती है जहां वो मोस्टली द ग्रोव की ही पिक्चर बनाई थी। ऑल्दो ग्रोव में आग लगी हुई थी और 2 लोग इस आग से बच के बाहर भाग रहे थे। एक अलिशिया खुद थी और दूसरा इंसान था थियो। यहाँ एक और खास बात ये थी कि थियो अलिशिया को अपने आर्म्स में लेकर बाहर आ रहा था एंड दिस वाज कंफ्यूजिंग क्योंकि देख के ये पता चल ही नहीं रहा था कि थियो इस पेंटिंग में अलिशिया को बचा रहा है या फिर उसे आग में फेंक रहा है। एनीवेज, आगे हम थियो की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा और जान पाते हैं जहां वो अपनी पत्नी केथी पे स्पाई करने लग गया था। भले थियो को श्योरली पता था कि केथी उस पे चीट कर रही है, लेकिन वो अब तक केथी को कन्फ्रंट नहीं किया था। रादर वो केथी को
रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। खैर इसके बाद थियो की मुलाकात बारबी नाम की लेडी से होती है जो कि अलिशिया की नेबर थी और बारबी ही गन शॉट सुन के पुलिस को बुलाई थी। बारबी थियो को बताती है कि अलिशिया उनसे काफी बातें शेयर करती थी। इनफैक्ट अपने पति को मारने से कुछ दिन पहले से ही अलिशिया बारबी को बताने लग गई थी कि कोई इंसान उसे फॉलो करने लगा है। बारबी उस टाइम अलिशिया को सजेशन दी थी कि वो ये बात गैब्रियल को बताए और पुलिस को भी बताए, लेकिन अलिशिया का कहना था कि गैब्रियल को मैंने बताया, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि अलिशिया ये सब इमेजिन कर रही है। अब बारबी से ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद थियो ग्रोव आता है जहां एक कांड हो गया था। दरअसल अलिशिया एलिफ की आंख में पेंट ब्रश घुसेड़ दी थी क्योंकि एलिफ अलिशिया की पेंटिंग पे स्लट लिख दी थी। एलिफ ऐसा इसलिए लिखी क्योंकि एलिफ के हिसाब से थियो अलिशिया से प्यार करने लग गया है। नाउ अलिशिया के इस वायलेंट बिहेवियर के कारण उसे आइसोलेशन में डाला जाता है और सभी डॉक्टर्स मिलकर कंक्लूड करते हैं कि अलिशिया को थेरेपी वगैरह देने की अब कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि शी कैन नॉट बी ट्रीटेड, उसकी हाल बहुत खराब है। ऐसे में थियो आखिरी बार अलिशिया से मिलने जाता है एंड ही वाज वेरी अपसेट क्योंकि अब वो अलिशिया को ट्रीट नहीं कर पाएगा। थियो अलिशिया से कहता है कि हम ओपन अप होना शुरू ही किए थे बट दिस हैज कम टू एन एंड। अलिशिया यहाँ थियो के हाथ में अपना डायरी थमा देती है एंड दिस क्लियरली मेंट कि अलिशिया चाहती थी कि थियो उसकी डायरी को पढ़े। तो इस पॉइंट पे हम रीडर्स अलिशिया की डायरी एंट्रीज पढ़ पाते हैं जो कि 6 साल पहले की थी, फ्रॉम द डेट 8th of August to 25th of August। अगर आपको ध्यान हो तो 25 अगस्त को ही अलिशिया अपने पति को मारी भी थी। अलिशिया इन डायरी एंट्रीज पे क्लियरली लिखी थी कि कोई तो उसे फॉलो करने लग गया है और जब वो ये बात गैब्रियल को बताई तो गैब्रियल कहने लगा कि ये सब अलिशिया का वहम होगा। गैब्रियल अलिशिया को एक साइको एनालिस्ट डॉक्टर वेस्ट के पास भी लेके गया क्योंकि अलिशिया को मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी पहले से थे और डॉक्टर वेस्ट अलिशिया को कुछ पिल्स देते हैं टू ईज हर आउट। लेकिन अलिशिया ये पिल्स नहीं लेती है क्योंकि उसे अलर्ट रहना था। अलर्ट इसलिए था कि अगर वो पीछा करने वाला इंसान उसके पास आ जाता है तो अलिशिया उसका सामना कर सके। अब कत्ल से एक रात पहले यानी 24 अगस्त को मैक्स अपनी नई गर्लफ्रेंड तानिया के साथ अलिशिया के घर डिनर पे आता है। अलिशिया को लगता है कि शायद मैक्स ही उसे स्टॉक कर रहा है और ऐसे में उसकी मैक्स से थोड़ी हाथापाई हो जाती है। इस सब के दौरान अलिशिया को क्लियरली पता चल जाता है कि उसका पीछा करने वाला इंसान मैक्स बिल्कुल भी नहीं था। अब कत्ल वाले दिन भी अलिशिया के डायरी में एक एंट्री थी जहां लिखा हुआ था कि वो पीछा करने वाला इंसान यानी कि स्टॉकर इनके घर के अंदर एंटर कर गया है। इसी पॉइंट पे डायरी एंट्रीज खत्म हो जाती है और अब थियो को आगे की बात पता लगानी थी। थियो सबसे पहले डॉक्टर वेस्ट के बारे में पता लगाने लगता है कि आखिर ये डॉक्टर वेस्ट है कौन। नाउ टू आवर सरप्राइज डॉक्टर वेस्ट और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर क्रिश्चियन था जो कि एक नकली नाम से अलिशिया को ट्रीट कर रहा था। बेसिकली गैब्रियल क्रिश्चियन को अंडर द टेबल पे करता था फॉर अलिशिया's ट्रीटमेंट और ये काइंड ऑफ ब्लैक मनी हुआ क्योंकि इसकी कोई रिकॉर्ड नहीं थी, इसीलिए क्रिश्चियन एक दूसरा नाम यूज करता था डॉक्टर वेस्ट का जिससे वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाता था। अब ये बात क्रिश्चियन इसलिए छिपाया था क्योंकि इस बात का खुलासा हो जाने से क्रिश्चियन का मेडिकल लाइसेंस कैंसिल कर दिया जा सकता था। थियो यहाँ क्रिश्चियन से मिलता है और पकड़े जाने पे क्रिश्चियन क्लियरली कहता है कि अलिशिया एक मेंटली ओके पर्सन नहीं थी। अगर वो डायरी में लिखी है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो शायद ये अलिशिया का हेलुसिनेशन ही होगा। अब इस पॉइंट पे तो थियो क्रिश्चियन का सीक्रेट किसी को नहीं बताता है, लेकिन अब उसे इस पहेली को सुलझाने के लिए वापस अलिशिया से मिलना था। थियो अलिशिया से मिलता भी है, मतलब ऑफिशियली तो अलाउड नहीं था लेकिन छुप के, और कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि क्रिश्चियन ही डॉक्टर वेस्ट है और अब मैं तुम्हारे केस के तह तक जाऊंगा ताकि मुझे सब कुछ पता चल सके। अलिशिया यहाँ कुछ जवाब नहीं देती और थियो उसकी चुप्पी को हाँ समझ के अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। अब यहाँ से कहानी वापस थियो के पर्सनल लाइफ पे आ जाती है जहाँ उसकी बीवी के थी अब काफी केयरलेस हो चुकी थी, यानी कि अब वो अपने अफेयर को छिपाने की बहुत कोशिश भी नहीं कर रही थी। इट वॉज वेरी एविडेंट नाउ। एक दिन केथी कहती है कि वो वॉक पे पार्क में जा रही है और थियो अपनी बीवी का पीछा करता है। थियो देखता है कि केथी एक अनजान इंसान से मिलती है जिसके बाद वो अनजान इंसान और केथी फिजिकल होते हैं, यानी कि थियो का शक बिल्कुल सही था और केथी वाकई में उस पे चीट कर रही थी। खैर इसके बाद हम थियो को वापस अलिशिया के केस पे फोकस करते देखते हैं जहां वो मैक्स, पॉल, जॉन फेलिक्स इन सब से कनेक्ट करता है क्योंकि ये सभी अलिशिया से कनेक्टेड थे और सभी कुछ न कुछ छिपा रहे थे। पॉल से बातें करने पे कुछ और बातें सामने आती है, लाइक पॉल को गैम्बलिंग एडिक्शन है जहां वो काफी पैसे हार गया था और अलिशिया उसे पैसे दे रही थी इस डेट से निकलने के लिए। देन पॉल एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है। दरअसल जब अलिशिया की माँ ईवा मर गई थी तो अलिशिया के पिता काफी रो रहे थे और बहुत दुख में थे। उस टाइम अलिशिया और पॉल छत पे थे जब अलिशिया अपने पिता को एक बहुत बुरी बात बोलते हुए सुन लेती है। बेसिकली अलिशिया के पिता बोल रहे थे कि उनकी पत्नी ईवा की जगह अलिशिया को ही मर जाना चाहिए था एंड दिस वाज वेरी अपसेटिंग फॉर अलिशिया, इतना कि उसे लगा कि वो अपने आप को ही खो चुकी है। उस दिन अलिशिया ऐसा मान रही थी कि वो मर गई, उसके पापा उसे
मार दिए। और अगर आप गौर करें तो अलिशिया की माँ भी उसे कार में रख के कार को ठोकी थी, यानी उन्हें भी अलिशिया के जीने मरने की कोई परवाह नहीं थी। और अब अलिशिया के पिता को भी अलिशिया के जीने मरने से कोई मतलब नहीं था। तो ये पॉइंट जो अलिशिया के लाइफ में था, ये कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग पॉइंट बन गया था। एंड दिस एक्सप्लेन्स कि क्यों वो पिल्स वगैरह का ओवरडोज सब की होगी इन हर लाइफ और क्यों वो मेंटली इतनी ब्रोकन है। ये बात पता लगती थियो तुरंत अलिशिया से इलीगली वापस मिलता है और थियो कहता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। थियो यहाँ अलिशिया के पिता वाली बात उठाता है और ये बात सुन के अलिशिया का एक्सप्रेशन बदल जाता है। एंड दिस इंडिकेट्स कि अलिशिया आज भी इस बात से ट्रिगर होती है। थियो कहता है कि उसे अलिशिया से मिलना अलाउड नहीं है और लाजरस को जब पता चलेगा कि थियो छुप के अलिशिया से मिल रहा है तो शायद वो थियो को फायर भी कर देगा। बट उससे पहले थियो को ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है कि आखिर 25 अगस्त को हुआ क्या था। अब इस पॉइंट पे एक मिरेकल होता है। मिरेकल ये कि अलिशिया बोलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, अलिशिया थियो से डायरेक्टली पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। थियो अलिशिया की आवाज सुन के बहुत खुश होता है और वो अलिशिया को बोलते रहने के लिए कहता है। अब दोस्तों क्योंकि अलिशिया बोलने लग गई थी, दिस वाज काइंड ऑफ ए सक्सेस फॉर थियो और इसीलिए लाजरस वापस से थियो को अलिशिया पे वर्क करने की परमिशन दे देता है। अपने अगले सेशन में थियो पूरा प्रिपेयर्ड होकर जाता है और यहाँ अलिशिया अपनी कहानी बताती है। सबसे पहले अलिशिया थियो को एक्सप्लेन करती है कि उसने बात करना क्यों बंद कर दिया था। तो कत्ल के तुरंत बाद वो बोलने का ट्राई की थी लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। ये शायद ट्रॉमा और शॉक की वजह से हुआ था और जब तक अलिशिया बोलने के काबिल वापस से हुई तब तक इट वाज टू लेट, इसलिए वो चुप रहना ही ठीक समझी। इस पे थियो पूछता है कि अलिशिया अब क्यों बोलने लग गई है। तो इसके जवाब में अलिशिया कहती है तुम्हारी वजह से, यानी थियो की वजह से वो अब बोलने लगी है। वो चाहती है कि थियो समझे कि गैब्रियल की मौत की रात उसके साथ क्या हुआ था। तो अलिशिया बताती है कि कोई वाकई उसको फॉलो कर रहा था और 25 अगस्त को वो स्टॉकर अलिशिया के घर में घुसा। वो स्टॉकर ब्लैक मास्क पहने हुए था और उसके हाथ में एक चाकू भी थी। स्टॉकर अलिशिया को पकड़ के चाकू की नोक पे रखता है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि स्टॉकर को पैसे वगैरह नहीं चाहिए थे। ये स्टॉकर अलिशिया से बियर मंगवा के पीने लगता है और अजीब बातें करने लगता है और इस सब के दौरान अलिशिया गैब्रियल वाला गन निकालने की सोचती है। लेकिन इससे पहले अलिशिया गन लेती, ये स्टॉकर ही गन ले चुका था और इसके बाद वो अलिशिया को एक चेयर से बांध देता है। अब कुछ देर बाद जब गैब्रियल घर आया तो स्टॉकर गैब्रियल पे हमला करके उसे भी चेयर से बांध दिया। जब गैब्रियल को होश आया तो ये स्टॉकर गैब्रियल को 6 गोली मारा और फिर गन वहीं ड्रॉप करके भाग गया। सो फाइनली अलिशिया की कहानी रिवील हो चुकी थी लेकिन यहाँ कुछ डाउट्स थे। फॉर एग्जाम्पल हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि गैब्रियल को 5 गोली मारी गई थी लेकिन अलिशिया यहाँ 6 गोली बोली और अलिशिया की कहानी के हिसाब से वो निर्दोष है। लेकिन पुलिस को जो एविडेंस मिले थे वो क्लियरली पॉइंट करते थे कि गोली अलिशिया ही चलाई थी। मोर ओवर ये स्टॉकर आखिर था कौन जो कि एकदम से घर में आया और गैब्रियल को मार के निकल लिया। थियो ये सब लाजरस को बताता है और वो लोग भी अलिशिया की कहानी को नहीं मानते। लाजरस तो ये तक बोल देता है कि थियो को अलिशिया से सच उगलवाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगले दिन जब थियो अलिशिया से इस बारे में बात करने जाता है तो उसे यूरी से पता लगता है कि अलिशिया कोमा में चली गई है। जी हाँ दोस्तों, अलिशिया मेडिकेशन पे ओवरडोज कर गई थी जिससे उसकी ये हालत हुई। थियो तुरंत अलिशिया को देखने जाता है और वो अलिशिया के कलाई पे एक पिन प्रिक नोटिस करता है। वे सजेस्ट कि कोई तो अलिशिया को जानबूझ के मेडिसिन का ओवरडोज दिया है, यानी कि कोई अलिशिया को मारने की या एटलीस्ट कोमा में भेजने की कोशिश किया है। थियो यहाँ फौरन सभी डॉक्टर्स को क्रिश्चियन के बारे में बताता है कि कैसे वो शेडी है और शायद वही अलिशिया के साथ ऐसा किया होगा। यहाँ डॉक्टर्स थियो से अलिशिया की डायरी लाने को कहते हैं क्योंकि शायद अलिशिया वहाँ वापस कुछ लिखी होगी जिससे इन्हें कुछ और पता चल सके। थियो डायरी खोजता है लेकिन उसे ये डायरी मिलती नहीं। इस पॉइंट तक ग्रोव पे पुलिस आ चुकी थी और अलिशिया के कुछ रिलेशन वाले भी आए थे, लाइक मैक्स, जॉन फिलिक्स वगैरह वगैरह। मैक्स वाज वेरी एंग्री क्योंकि अलिशिया कोमा में चली गई थी और इससे प्रूव होता है कि मैक्स एक्चुअली में अलिशिया को पसंद करता है। तो हाँ, वो अलिशिया के साथ बुरा नहीं करेगा। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि अगर अलिशिया कत्ल नहीं की है तो गुनहगार कौन है, या फिर क्या अलिशिया ही कत्ल की है? वेल इस पॉइंट पे कहानी वापस से थियो के अफेयर वाले प्लॉट पे फोकस करती है जहां वो केथी को किसी दूसरे इंसान के साथ फिजिकल होते देख लिया था। थियो इस इंसान को वहीं मार देना चाहता था लेकिन थियो ऐसा नहीं करता, रादर वो इंसान को फॉलो करता है। नाउ हियर कम्स द बिगेस्ट ट्विस्ट ऑफ द नोवेल, जहां हम जान पाते हैं कि थियो की बीवी केथी का लवर और कोई नहीं बल्कि अलिशिया का हस्बैंड गैब्रियल था। जी हाँ दोस्तों, अब तक पूरी कहानी में जब भी आप केथी के बारे में सुन रहे थे वो 6 साल पहले की बात थी, ना कि प्रेजेंट की। किताब में ऐसा लिखा गया है मानो केथी और थियो की कहानी भी पैरेलल में चल रही है थियो एंड अलिशिया की कहानी के, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अलिशिया की डायरी एंट्रीज 6 साल पुरानी है वैसे ही थियो और केथी वाली कहानी भी 6 साल पुरानी है। बेसिकली यहाँ टाइमलाइन के साथ खेला गया है जिसे किताब पढ़ते वक्त आप इनिशियली समझ ही नहीं पाएंगे। तो हाँ, 6 साल पहले जब थियो अपनी बीवी को गैब्रियल के साथ अफेयर करते हुए पकड़ा था तो यहाँ थियो गैब्रियल का पीछा किया और उसे गैब्रियल का एड्रेस मिल गया। सो दिस मींस कि थियो ही 6 साल पहले गैब्रियल की फैमिली यानी अलिशिया
को स्टॉक कर रहा था। जी हाँ, थियो वाज द स्टॉकर और एक दिन मौका पाके वो मास्क पहन के चाकू लिए एलिशा के घर में घुस जाता है। फिर वहां गैब्रियल भी आया जिसे थियो बंदी बना लिया। थियो यहाँ एलिशा और गैब्रियल के सामने सब कुछ बता दिया, यानी कि वो बोला कि कैसे गैब्रियल और केथी का अफेयर चल रहा है। थियो यहाँ गैब्रियल को एक चॉइस देता है, सेइंग कि आज मैं या तो तुम्हें मार दूंगा या फिर तुम्हारी बीवी एलिशा को मार दूंगा, चॉइस इज योर्स। यहाँ गैब्रियल तुरंत कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, इंप्लाइंग कि थियो एलिशा को मार दे। नाउ दिस वाज अ ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर एलिशा, क्योंकि उसके जिंदगी में सभी उसके मरने के लिए ही विश कर रहे थे, बीट हर फादर, मदर और इवन हर हस्बैंड नाउ। ऐसे में थियो एक गोली ऊपर छत पे चलाता है, देन गन नीचे रख देता है और एलिशा को अनटाई करके वहां से चला जाता है। एलिशा जो कि ट्रिगर्ड थी वो गन उठाती और अपने हस्बैंड को 5 गोली मार देती है, यानी कि एलिशा खुद ही अपने हस्बैंड को मारी थी, लेकिन सब कुछ हुआ था थियो की वजह से। इनफैक्ट यहाँ वाकई में 6 गोली चली थी, जहाँ 5 एलिशा चलाई थी गैब्रियल को मारने के लिए और 1 गोली छत पे थियो चलाया था। थियो जब पहली बार ग्रोव में आया था तभी एलिशा उसे पहचान गई थी और एलिशा जानबूझकर थियो को झूठी कहानी बताई टू टेस्ट हिम। थियो जो कि सब जानता था कि ये सब कैसे हुआ होगा, उसे अब ये जानना था कि सिर्फ एक चीटिंग के कारण एलिशा इतनी ट्रिगर्ड कैसे हो सकती है कि वो अपने पति को 5 गोली मार दे। तो इसीलिए थियो एलिशा के पूरी बैक स्टोरी को पता लगाना चाहता था ताकि वो साइकोलॉजिकल एंगल से इस चीज को प्रूव कर सके, मतलब अपने मन में अपने आप को प्रूव कर सके कि प्रॉब्लम एलिशा के अंदर है, मेरे अंदर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। लेकिन जब एलिशा बोलने लग गई तो थियो कहीं ना कहीं डर गया कि सच बाहर आ जाएगा और वही एलिशा को ओवरडोज करके कोमा में पहुंचा दिया है। नाउ कमिंग बैक टू प्रेजेंट, इस पॉइंट पे इंद्र और थियो एलिशा के कमरा खाली करते हैं और यहाँ थियो को एलिशा की डायरी नहीं मिलती। ग्रोव भी अब बंद होने वाला था ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज और थियो अपने एंड से सारे लूज एंड्स को क्लोज कर चुका था और इस पॉइंट तक हम व्यूअर्स को भी एक्चुअल स्टोरी तो पता चल ही चुकी है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि द ग्रोव के बंद होते ही थियो को ऑलरेडी एक दूसरी साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट में सीनियर पोजीशन मिल गई थी। थियो यहाँ रिवील करता है कि पिछले साल ही वो अपनी पत्नी केथी के साथ अपने होम टाउन में शिफ्ट हो गया है। थियो की पत्नी केथी अब भी उसके साथ है और थियो शायद उसे आज तक कन्फ्रंट किया ही नहीं। ऑल्दो केथी अब पहले जैसी नहीं रही, रादर वो एकदम इमोशनलेस मूर्ति जैसी बन गई है। क्यों? क्योंकि वो जिस इंसान को चाहती थी उसकी तो मौत हो चुकी है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि केथी भी डिप्रेस्ड है और वो बस कहने को जिंदा है, लाइक अ घोस्ट। विजन में थियो अपने घर पे केथी को एलिशा के ओवरडोज के बारे में बताता है, लेकिन केथी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। अब कुछ समय बाद थियो के घर पे पुलिस आती है और यहाँ आता है एक और ट्विस्ट। दरअसल एलिशा के कोमा में जाने के बाद जॉन फेलिक्स एलिशा के आर्ट सप्लाईज वगैरह को वापस लेने गया था, जहाँ एक वुडन ड्राइंग फ्रेम के पीछे उसे एलिशा की डायरी छुपी हुई मिलती है। कोमा में जाने से पहले एलिशा अपनी डायरी में सब कुछ सच सच लिख दी थी, यानी कि यहाँ वो रिवील कर दी थी कि थियो क्या सब किया था। जॉन फेलिक्स ये डायरी पुलिस को दिया और पुलिस इस बारे में थियो से बात करने आई थी। थियो को पता चल जाता है कि अब वो शायद नहीं बच सकता, बट फॉर सम रीजन वो थोड़ा चैन की सांस लेता है। यहीं पे द साइलेंट पेशेंट नोवेल की कहानी खत्म हो जाती है।